अध्याय 1041 से 1045। युन चे और म्यू हानी की पहली मुलाकात के पीछे का कारण म्यू यीजो था। युन चे ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। म्यू यीजो फर्स्ट पैलेस के प्रसिद्ध मुख्य शिष्य थे, तो आखिर वह इस स्थान पर कैसे पहुंचे? साथ ही वह उसे इतनी अजीब नजरों से क्यों घूर रहा था? क्या यू चे मू येयो के साथ आने वाला व्यक्ति भी यू चे नाम सुनकर स्पष्ट रूप से चौंक गया था। वास्तव में वह इतना हैरान था कि उसने विशाल ईगल की गहरी गोली को अस्थायी रूप से छोड़ दिया और अविश्वास से भरे चेहरे के साथ युनचे को घूरते हुए म्यू यीजो तक चला गया। युनचे खड़ा हो गया, लेकिन जमीन पर घिसट रही हेवन स्मिटिंग तलवार को वापस नहीं लिया। वह मुस्कुराया, हेलो जूनियर ब्रदर यीजो, मुझे तुम्हें यहाँ देखने की आशा नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि हम भाग्य से एक साथ बंधे हैं। म्यू यीजो के होंठ और आवाज स्पष्ट रूप से कांप रहे थे और उसकी आंखें घृणा की चौंकाने वाली चमक से चमक रही थी। तुम घृणित, बेशर्म और नीच प्राणी, मैंने सपने में भी तुम्हारे शरीर से कीमा बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि हे हा, आखिरकार आपके पापों ने आपको पकड़ लिया है। कौन जानता था कि तुम इस स्थान पर निर्वासित हो जाओगे और सीधे मेरे हाथों में पड़ जाओगे। ये वास्तव में प्रतिशोध है। हा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। युन चे ने आधी मुस्कान के साथ पूछा, मुझे समझ नहीं आया जूनियर भाई यीजो। हालांकि यह सच है कि हमारे बीच एक दूसरे के साथ थोड़ी असहमति रही है, वह घटना पहले से ही अतीत की बात होनी चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आता कि आपकी नफरत कहां से आ रही है। युन चे वास्तव में भ्रमित थी। ये सच है कि पहले फैंगमो के कारण उसके और म्यू यीजो के बीच मतभेद हो गए थे, लेकिन म्यू हनी ने इस संघर्ष को चतुराई से सुलझा लिया था। हालांकि म्यू यीजो अभी भी इसके लिए उससे नफरत करता था, लेकिन उसने म्यू हनी के ठीक सामने इस मामले को गहराई से न उठाने का वादा किया था। उसके बाद स्वर्गीय झील की लड़ाई और मूल जुआनियन की घोषणा की वह उसका प्रत्यक्ष शिष्य बनेगा ने म्यू यीजो को इतना डरा दिया कि वह स्वर्गीय झील के बाहर युन चे के लिए डगमगाता हुआ इंतजार करने लगा। एक बार जब युन चे स्वर्गीय झील से बाहर आया तो उसने झट से घुटने टेककर और उसे उपहारों से नहलाकर माफी मांगी। यह एक छोटी सी शिकायत होनी चाहिए थी जो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। वास्तव में युन चे पूरी घटना के बारे में पहले ही लगभग भूल चुका था। हालांकि म्यू यीजो की अत्यधिक घृणा और परमानंद की मौजूदा छवि ने युन चे को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या वह किसी तरह म्यू यीजो की पत्नी के साथ सोया था और उसे याद किए बिना उसके पूरे परिवार को मार डाला था। तुम्हारी अब भी अज्ञानता दिखाने की हिम्मत कैसे हुई, हे घृणित नीच प्राणी, म्यू यीजो ने दहाड़ते हुए कहा। तुम ही वह कारण हो जिसके कारण मुझे इस स्थान पर निर्वासित किया गया था। मैं हूँ। युन चे ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ ली। 3 महीने पहले जब संप्रदाय गुरु ने आपको अपना प्रत्यक्ष शिष्य घोषित किया था, मेरे महल गुरु को तुरंत पता चला कि हमारे बीच अतीत में असहमति थी। फिर उसने कुछ ही दिनों में मेरे द्वारा अतीत में किए गए हर अपराध का पर्दाफाश कर दिया और मुझे संप्रदाय में सबसे क्रूरतम सजा दी। आखिर में उसने मुझे भी इस नारकीय जगह पर फेंक दिया। युन चे मू यीजो ने भारी हौंकते हुए अपनी आवाज में गहरी नफरत के साथ बोलना जारी रखा, ये तुम्हारी वजह से है, सब तुम्हारी वजह से। केवल कुछ ही लोग हैं जो जानते थे कि हम एक दूसरे से असहमत थे। लुओ क्यू मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा और म्यू जियाओलन के पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। न तो लियू चेंग और न ही फैंगमो के पास ऐसा करने की क्षमता या अवसर था, इसलिए एकमात्र व्यक्ति जो ये कर सकता था वह आप हैं। युन चे को आखिरकार पूरी स्थिति समझ में आ गई। उन्होंने व्यंग्य किया, क्या आपने कभी नहीं सोचा कि मू हन्नी आपके पतन के पीछे दोषी हो सकता है? उसके पास इतना बेशर्म और घृणित कार्य करने का न तो कारण है और न ही नैतिक चरित्र। म्यू यीजो गुस्से से दहाड़ा। हे, युन चे का चेहरा मजाक कर रहा था। तुम वही हो जिसने वे सभी अपराध किए हैं और तुम्हें उनके लिए बहुत पहले ही दंडित किया जाना चाहिए था। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि यह मेरी गलती है? युन चे के चेहरे पर व्यंग्य था, लेकिन मन में वह एक नाविक की तरह कसम खा रहा था। क्या बकवास है वह मादरचोद मू हनी, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसने मेरी पीठ पीछे ऐसा कुछ किया। ये स्पष्ट था कि म्यू हनी म्यू यीजो को पतन के लिए तैयार करके युन चे को कुछ दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने शायद यह नहीं सोचा था कि म्यू यीजो के गंदे काम इतने अधिक थे कि उस व्यक्ति को सीधे में स्टैंड वैली में निर्वासित कर दिया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि म्यू यीजो अभी भी बिना किसी संदेह के फर्स्ट आइस फीनिक्स पैलेस का मुख्य शिष्य था। वह दिव्य आत्मा क्षेत्र के शिखर पर था और वह दिव्य क्लेश क्षेत्र से बस एक कदम दूर था।
शायद इसी तरह वह बिना मरे इस जगह पर 3 महीने तक जीवित रहा था। अरे, मुझे आश्चर्य है कि तुम इस क्षण भी हंस सकते हो। 3 महीने पहले आप संप्रदाय गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य थे और किसी ने भी आपके खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की, क्या ऐसा नहीं है? लेकिन अब न केवल आपको मिस्ट एंड वैली में निर्वासित किया गया, बल्कि आप सीधे मेरे हाथों में भी आ गए। मु येझोऊ की नजरों के नीचे नफरत झलक रही थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाद में मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूंगा? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है आपने कुछ गलत समझा है। युन चे अपने चेहरे पर बिना किसी डर के मुस्कुराया। तुम लोग निर्वासित हो लेकिन मैं नहीं। मेरे मालिक ने मुझे यहाँ प्रशिक्षण लेने का आदेश दिया है, इसलिए मैं कुछ दिनों में यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन आप सब, तुम्हारी हड्डियां संभवतः इसी स्थान पर हमेशा के लिए दफन कर दी जाएंगी। जब युन चे ने ये कहा तो तुरंत उसके बाएं कंधे के चारों ओर आइस फीनिक्स उत्कीर्ण जैद से एक अनोखा बर्फ नीला अरोड़ा दिखाई दिया। जैद ने संप्रदाय गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में उनकी पहचान का प्रतीक बनाया। वरिष्ठ भाई येझोऊ, वह म्यू येझोऊ के बगल में आइस फीनिक्स शिष्य भय और चिंता से पीला पड़ गया। इस स्थान पर लाए जाने से पहले उन्हें उनके संप्रदाय से निर्वासित कर दिया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से आइस फीनिक्स उत्कीर्ण जैद जो उनके पास एक बार थे, उन्हें उनसे छीन लिया गया था। हालांकि यू चे ने अपनी आइस फीनिक्स एनिग्रेव्ड जैद नहीं खोई। इससे भी बदतर, ये वह था जो केवल संप्रदाय गुरु के शिष्य का था। इसका मतलब ये था कि युन चे का दावा सच होने की बहुत संभावना थी। म्यू येझोऊ की पुतलियां एक पल के लिए सिकुड़ गईं, लेकिन वे तुरंत एक बार फिर उदास हो गईं। तो क्या हुआ? हम सब वैसे भी यहाँ मरने को अभिशप्त हैं, तो डरने की क्या बात है? इसके अलावा बजना। म्यू येझोऊ ने हथियाने की हरकत की और विशाल बाज के शरीर पर फंसी तलवार तुरंत वापस उसकी हथेली में समा गई। फिर वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, कातिलाना लग रहा था। अभी तुम इस भयंकर बाज के पंजे के नीचे लगभग मर ही गए थे। इसका मतलब है कि आप अकेले हैं और आपके पीछे कोई छिपा हुआ रक्षक नहीं है। यू चे, अगर मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी, भले ही मैं तुरंत मर जाऊं। म्यू येझोऊ ने अपनी तलवार आगे की ओर मारी, जिससे सभी जगह गहन ऊर्जा और तलवार की ऊर्जा फैल गई। उसके पीछे आइस फीनिक्स शिष्य तुरंत डर से पीला पड़ गया। आप इस तरह गहरे जानवरों को आकर्षित करेंगे? चुप रहो। म्यू येझोऊ ने गुस्से में कसम खाए। अपनी गहरी ऊर्जा या तलवार की शक्ति को बिल्कुल भी बदले बिना उसने बर्फ की धार की बारिश करते हुए युन चे पर पागलों की तरह घृणापूर्वक और विद्वेष पूर्वक हमला कर दिया। इस बिंदु पर म्यू येझोऊ ने गहरे जानवरों की परवाह नहीं की। इस पूरे समय में उसे विश्वास था कि उसके सारे दुखों के लिए यू चे ही दोषी है, लेकिन सपने में भी उसने उससे बदला लेने के अवसर की आशा करने की हिम्मत नहीं की। वह संघर्ष करने और अपने अंतिम क्षणों तक घृणापूर्वक इंतजार करने के लिए तैयार था। लेकिन अब जिस मौके के बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था, वह अचानक उसकी झोली में गिर गया था। अगर वह अभी युन चे को मार सकता था और मार सकता था, तो वह अपनी आखिरी सांस तक हंसता रहेगा, भले ही उसे किसी के पंजे के नीचे मरना पड़े। इसके ठीक बाद गहरा जानवर हमले से पीछे हटने के बजाय युन चे ने वास्तव में आगे की ओर आक्रमण किया और बर्फ के ब्लेडों की बारिश के बीच टेढ़ी मेढ़ी चाल चली। पलक झपकते ही वह म्यू येझोऊ के सामने आ गया और उसने हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को नीचे की ओर मार दिया। आत्मघाती मूर्ख। वह फर्स्ट आइस फीनिक्स पैलेस के पूर्व मुख्य शिष्य थे और वह दिव्य आत्मा क्षेत्र के 10वें स्तर के शिखर पर थे। उसकी ताकत ऐसी नहीं थी कि युन चे किसी भी परिस्थिति में डटकर मुकाबला कर सके। लेकिन न केवल उसने म्यू येझोऊ से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने आगे बढ़कर उससे जोरदार झड़प भी की। उसकी यह हरकत किसी को भी आत्मघाती लगती थी। बूम! एक धमाका इतना जोर से हुआ कि यह वज्रपात जैसा था और यू चे तुरंत तोप के गोले की तरह पीछे की ओर फेंका गया। इस झड़प ने म्यू येझोऊ को झकझोर कर रख दिया और उसकी तलवार झुक गई, जिससे उसके चेहरे पर बड़ा अविश्वास उभर आया। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि यू चे की गहन शक्ति केवल दिव्य मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर थी, लेकिन कमीने उसे आधा कदम पीछे धकेलने में सक्षम था, भले ही वह चरम दिव्य आत्मा क्षेत्र का साधक था। अभी भी सदमे में म्यू येझोऊ ने पलटकर देखा कि अचानक युन चे धुंध में फिसल गया था और अविश्वसनीय गति से इस जगह से निकल रहा था। हरामी! म्यू येझोऊ को अंततः इस बात का एहसास हुआ और उसने अपने दांत कसकर भींच लिए। युन चे किसी आत्मघाती संघर्ष में उससे मिलने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह बस इस जगह से भागने के लिए अपनी ताकत उधार ले रहा था। आप बच नहीं सकते। म्यू येझोऊ ने युन चे की आभा को ऐसे पकड़ लिया जैसे उसका जीवन उस पर निर्भर था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और पागलों की तरह उसका पीछा किया। उसे अब बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह किस तरह की जगह पर है।
युनचे पूरी ताकत से घनी धुंध से गुजरता रहा। उसकी आंखें भयंकर थीं और उसके दांत कसकर भिंचे हुए थे। वह शायद ही कल्पना कर सकता है कि आज उसने अपने मालिक को गलती से अपमानित करने के लिए जो कदम उठाया था, उसकी किस्मत कितनी खराब थी। लगभग उसकी जान चली गई। उसे इस जगह फेंक दिया गया और परिणामस्वरूप उसे हिंसक गंभीर जानवरों के झुंड द्वारा कई बार धमकाया गया और अब एक बहुत ही डरावना म्यू यीझोउ जो पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका था। उसे वास्तव में अपना दिन शुरू करने से पहले कैलेंडर की जांच करनी चाहिए थी। युनचे की शीर्ष गति उसी रैंक के दूसरे कल्टीवेटर से कहीं अधिक थी, लेकिन उसकी गहन ताकत म्यू यीझोउ से बहुत पीछे थी। क्योंकि वह दुश्मन से लगभग 2 बड़ी दूरी तक पीछे था, म्यू यीझोउ ने उस पर लगातार बढ़त बनाए रखी, भले ही वह भागने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बचा रहा था। दूसरी ओर म्यू यीझोउ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वह इस पल से और अधिक हैरान था। प्रथम स्तर के दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता तक पहुंचने के लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना चाहिए था, और फिर भी वह अपनी शक्ति को अधिकतम करने के बाद भी युनचे की छाया की एक झलक नहीं पा सका। उनके बीच की दूरी भी बेहद धीमी गति से कम हो रही थी। पूरी तरह से गुस्से में वह किसी तरह अपनी गति को 1 और पायदान तक बढ़ाने में कामयाब रहा। तुम बच नहीं सकते युनचे। मैं तुम्हें इच्छा करूंगा कि तुम मर जाओ। यह आदमी पूरी तरह से पागल हो गया है। युनचे ने पीछे की ओर नजर डाली क्योंकि उसके दांत और अधिक कड़े हो गए थे। नहीं, ये काम नहीं करेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जल्द ही मुझे पकड़ लेगा। उसके पास जोखिम लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युनचे ने गोल्डन क्रो की लपटों को अपनी हथेली में इकट्ठा किया और उसे अचानक अपने पीछे फेंक दिया। जलते सूरज का टूटना। बूम। इस पीली सफेद दुनिया में भड़की फीकी सुनहरी लौ अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थी। विस्फोट के दौरान आभा लॉक ने एक पल के लिए उसका ट्रैक खो दिया और युनचे ने हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग का उपयोग करके अपनी पूरी उपस्थिति को छुपाते हुए तुरंत अपनी आभा को दाईं ओर ले जाने वाले एक गहन हैंडल को निकाल दिया। वह धुंध की आड़ में एक घने पेड़ के पीछे फिसल गया और उसकी सांसें पूरी तरह रुक गईं। उग्र विस्फोट ने तुरंत कई गहन जानवरों की लंबी चीखें सुनी। बर्फ की इस पीली सफेद दुनिया में आग निस्संदेह इन गहरे जानवरों के लिए सबसे आक्रामक तत्व थी, लेकिन युनचे के पास ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने का साहस नहीं था। ये तथ्य तब सिद्ध हुआ जब म्यू यीझोउ तूफान की तरह अपने गहन हैंडल से केवल 2 सांस पीछे अपने छिपने के स्थान से आगे निकल गया। युनचे ने तुरंत राहत की एक शांत सांस ली, लेकिन वह जानता था कि गहरा हैंडल उसके पास से छूटने के बाद जल्द ही गायब हो जाएगा। रुकने की हिम्मत न करते हुए वह चुपचाप उस स्थान से आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक ऊपर से 2 बर्फीली आभाएं उस पर कूद पड़ी। पुपू। 2 बर्फ जैसे सफेद डोरी वाले सांप जो छोटी उंगली जितने पतले थे, ने अपने जहरीले दांत उसके कंधों में गड़ा दिए। ये जहर एक दिव्य आत्मा वाले जानवर को भी मारने के लिए काफी था। उसी समय तेज रोशनी से खींचा हुआ एक विशाल चील युनचे की दिशा में झपटा। युनचे ने अंदर से कसम खाए और अपनी गहन ऊर्जा को उजागर किया, तुरंत 2 छोटे सांपों को टुकड़ों में तोड़ दिया। उसी समय उसने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाई और हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ लिया और अपनी ओर झपट्टा मारते हुए विशाल ईगल पर आग से भरा फीनिक्स स्काई वुल्फ स्लैश फेंक दिया। टकराना। विशाल बाज अपने रास्ते से भटक गया और युनचे का शरीर झटके से बहुत दूर जा गिरा। स्वाभाविक रूप से जिस आभा को छुपाने के लिए उसने इतना प्रयास किया वह पूरी तरह से उजागर हो गया। घने कोहरे के अंदर म्यू यीझोउ की पूरी तरह से असुविधाजनक दहाड़ गुस्से से गूंज उठी। तुम मेरे साथ खेलने की हिम्मत कर रहे हो युनचे। म्यू यीझोउ ने तुरंत युनचे की आभा को एक बार फिर से पकड़ लिया और उसके ऊपर का विशाल चील भी स्पष्ट रूप से मारे जाने से क्रोधित था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण युनचे पर झपट्टा मार देगा। इससे भी बदतर खतरनाक आभाएं उसके चारों ओर तेजी से इस जगह की ओर दौड़ रही थीं। मिस्ट एंड वैली में प्रवेश करने से पहले मू बिंगयुन ने बार बार सलाह दी थी कि यदि संभव हो तो किसी भी संपर्क से बचें। हालांकि स्थिति बिल्कुल सबसे खराब स्थिति में पहुंच गई थी। युनचे तुरंत नहीं भागा। दरअसल उनकी आंखें एक बार फिर उग्र हो गईं। जिस आभा को छिपाने की उसे अब आवश्यकता नहीं थी वह बेतहाशा उन्मत्त हो गई। यदि पार्टी चलनी ही है तो वही ये भी सुनिश्चित कर सकता है कि यह सर्वोत्तम संभव हो। वाह। तेज हवा चली और गर्मी बढ़ गई। युनचे ने अपनी बाहें फैला दी जैसे उसके शरीर से कम 10 फीट ऊंची सुनहरी आग की लपटें निकल रही हो। जैसे ही आग तेजी से और जोर से जलने लगी उसकी आंखें और उसके बाल लाल सुनहरे रंग में रंग गए। पीला वसंत राख। जैसे ही उसकी शक्ति आसपास के वातावरण में फैल गई 5 किलोमीटर के भीतर बर्फ, भयानक पेड़ और हवा का हर टुकड़ा आग के माध्यम में बदल गया।
जैसे ही वह दहाड़ा, युनचे के आसपास 5 किलोमीटर की जगह अचानक फट गई। बूम! बर्फ की ठंडी और सफेद दुनिया एक पल के लिए जलती हुई गर्म दुर्गंध में बदल गई। प्राचीन श्वेत आकाश पलक झपकते ही लाल सुनहरे रंग में रंग गया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि युनचे ने दृढ़ संकल्प के साथ आग की लपटों का जो समुद्र फैलाया था, उसने घोंसले में मौजूद सभी सींगों को जीवित कर दिया था। एक मृत अंत के रूप में मिस्टैंड वैली हमेशा एक अपेक्षाकृत शांत जगह रही है। यहाँ के जंगल का कानून किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक क्रूर था, इसलिए गहरे जानवरों की दहाड़ें भी शायद ही सुनी जा सकती थी। मिस्टैंड वैली में मौजूद हर गहरे जानवर के पास बर्फ आधारित शक्तियां थीं और इस जगह पर निर्वासित किया गया हर इंसान आइस फीनिक्स का शिष्य था। इसलिए इस स्थान पर आग लगभग न के बराबर थी। गोल्डन क्रो की सर्वव्यापी दिव्य लपटें तो बिल्कुल भी नहीं थी। इस घातक शांत घाटी में गोल्डन क्रो की लपटों का फैलता समुद्र निस्संदेह एक परमाणु बम था। इसने अनगिनत गंभीर जानवरों की भयभीत, स्तब्ध, क्रोधित या चिड़चिड़ी चीख को तुरंत चित्रित कर दिया। विस्फोट की चपेट में आने वाले कमजोर गहरे जानवरों को या तो जला दिया गया या सीधे मार दिया गया, जबकि शक्तिशाली जानवरों को हिंसा के लिए उकसाया गया। आग की लपटों के बाहर हवा अशांत थी और हर जगह बर्फ उड़ रही थी। अनगिनत गहरे जानवर विस्फोट के केंद्र में आ गए और जानवरों की दहाड़ें और उपस्थिति इतनी भयानक थी कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता था, जो हर जगह अनियंत्रित रूप से फैल गई। आग की लपटों के बीच मु येझो ने गले से जोर से चीख निकाली और लगातार युनचे से पीछे हट गया। ये स्पष्ट था कि उस पर पहले से ही गहरे जानवरों द्वारा हमला किया जा रहा था। युनचे, क्या तुम पागल हो गए हो? अरे, अब यह नहीं कहा जा सकता कि पहले कौन मरेगा। युनचे एक यादृच्छिक दिशा चुनने और शीर्ष गति से भागने से पहले पागलों की तरह हंसा। चूंकि वह मु येझो को नहीं हिला सका, उसके दिमाग में अंतिम योजना गहरे जानवरों को सचेत करने और उन्हें देरी करने के लिए इस्तेमाल करने की थी, या इससे भी बेहतर उसे मार डालो। हालांकि उनकी सबसे तेज गति मु येझो से कमतर थी, एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग उनके पास एकमात्र तकनीक नहीं थी। उनके पास स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो और मून स्प्लिटिंग कैस्केड भी था। इसके अलावा ये बर्फ जैसे गहरे जानवर निश्चित रूप से गोल्डन क्रो की लपटों के कारण अपना आपा खोने वाले थे, इसलिए बचकर निकलना अन्यथा की तुलना में कहीं अधिक आसान काम हो गया। उसके चारों ओर गहरे जानवरों की आभा कई तूफानों की तरह प्रचंड रूप से दौड़ रही थी। वे सामने, किनारे, पीछे और यहाँ तक कि आकाश से भी आ रहे थे। युनचे ने गहरी सांस ली और अपने दांत पीस लिए। उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली और आंखें सिकोड़ ली। ध्यान केंद्रित करो, मेरा दिमाग साफ करो, 5 इंद्रियां, आत्मा, इंद्रिय, संवेदना। आइए इसे करें। युनचे न केवल उन भयानक जानवरों के सामने धीमा हो गया जो हर दिशा से उसकी ओर बढ़ रहे थे, बल्कि उसने अपनी गति भी तेज कर दी और अपने पीछे चकरा देने वाली छवियों का निशान छोड़ गया। जब बाद की छवियां गायब हो गईं, तो वह भी आग की लपटों में गायब हो गया था। स्वर्ग पर प्रहार करने वाली तलवार को हटा दिया गया था। वह निश्चित नहीं था कि उसने स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो और मून स्प्लिटिंग कैस्केड को कितनी बार निष्पादित किया, लेकिन आग की लपटों के समुद्र के अंदर 5 किलोमीटर की यात्रा के दौरान उसने इसे कम से कम सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों बार किया होगा। हिंसक गहरे जानवरों द्वारा कुचले गए बाद के चित्रों की संख्या वस्तुतः अनगिनत थी। जब वह आखिरकार आग से घिरे क्षेत्र से बाहर निकला, तो पहली चीज जो उसकी नजर में आई वह भयभीत गहरे जानवरों का समुद्र था। वे सभी उस पर पागलों की तरह टूट पड़े। युनचे ने तब तक छलांग लगाई जब तक वह हवा में कम से कम 3000 मीटर ऊपर नहीं हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह खुद को रोक पाता, कई भयंकर बर्फीले तूफान घातक इरादे से उसकी ओर झपटे। पंजे उस तक पहुंचने से पहले ही तेज तूफान उसके शरीर को घेर रहे थे। जैसे ही युनचे की आंखों का रंग गहरा हो गया, एक नीली, कठोर छाया दिखाई दी। ड्रैगन सोल डोमेन। ड्रैगन भगवान की निवारक शक्ति उसी स्तर के मनुष्य से कहीं अधिक थी। इसलिए दुनिया को हिला देने वाले ड्रैगन की दहाड़ के कारण उसके नीचे के गहरे जानवर डर के मारे दूर भाग गए और उसके पास के 6 भयंकर बर्फीले तूफान हवा में ऐंठने लगे और एक सीधी रेखा में नीचे गिर गए। जिन तूफानों ने उसे घेर रखा था वे भी शीघ्र ही नष्ट हो गए। एक सेकंड भी रुके बिना युनचे आगे की ओर उड़ गया और तेजी से घने बर्फ के कोहरे में गायब हो गया। आइस फीनिक्स पवित्र हॉल। तालाब के किनारे खड़े होकर मु जुआनिन ने केंद्र में बर्फ के कमल को देखा। उसकी सभी पंखुड़ियां खत्म हो गई थी। एकमात्र चीज जो अभी भी जीवन के साथ प्रवाहित हो रही थी वह थी उसका पारभासी, चमकता हुआ तना। ये 9000 वर्षों में फिर से खिलेगा। म्यू बिंगयुन मूक कदमों से म्यू जुआनिन के बगल में चला गया। मु जुआनिन ने कुछ नहीं कहा। म्यू बिंगयुन ने म्यू जुआनिन पर नजर डालने के बाद धीरे से कहा, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं?
म्यू बिनगयुन की आंखें थोड़ी मुड़ गईं। आप उसे उस जगह से दूर ले जाना चाहते हैं। म्यू बिनगयुन ने धीरे से आह भरी। पूरा दिन और रात हो गया। आप किसी से भी बेहतर जानते हैं कि वह अभी किस स्तर पर है। उसके लिए पूरे 3 दिन तक जीवित रहना असंभव है। अगर हमने उसे अभी नहीं बचाया तो हमें बाद में अपने फैसले पर पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। हम्फ। म्यू जुवानयिन की आवाज ठंडी थी। आप उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं, बहन। म्यू बिनगयुन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस पर अफसोस हो। वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा, म्यू जुवानिन ने ठंडे स्वर में कहा। और अगर वह मर गया तो क्या होगा? ये वह सजा है जो उसे उचित रूप से मिलनी चाहिए। मैंने कल पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन यू चे ने आखिर क्या कहा? अब इस मामले में न तो पूछें और न ही इसकी परवाह करें। यदि वह जीवित रहने में सफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि भाग्य उसके साथ है, लेकिन यदि वह मर जाता है तो ठीक है। हालांकि म्यू जुआनिन की आभा कल जितनी डरावनी नहीं थी, फिर भी वह बर्फीली ठंड और निर्दयी थी। ये स्पष्ट था कि उसका गुस्सा अभी भी पूरी तरह से कम नहीं हुआ था, क्योंकि युनचे ने जो अपराध किया था वह कुछ ऐसा था जिसे वह बिल्कुल माफ नहीं कर सकती थी। म्यू जुआनिन भयभीत करने वाली शीतलता से भरते हुए दूर हो गया और चला गया। मैं उस फ्लेम ड्रैगन से निपटने के लिए कुछ दिनों में फ्लेम गॉड दायरे में जाऊंगा, इसलिए मैं कुछ दिन एकांत में बिताऊंगा। तुम यहीं रहोगे और मेरी रक्षा करोगे और तुम्हें कहीं और जाने की इजाजत नहीं है, समझे? आपको मिस्ट एंड वैली के पास जाने से विशेष रूप से मना किया गया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू बिनगयुन ने कुछ नहीं कहा। उसके होठों से एक आह निकली। ऐसा प्रतीत होता है कि यूचे का अपराध इस बार वास्तव में बहुत गंभीर था। प्लॉप। युनचे सांस लेने के लिए हौंफते हुए बर्फ के मोटे ढेर पर जोर से गिर गया। फिर उसने अपना मुंह बंद कर लिया और अपनी पूरी ताकत से अपनी हौंफने को तुरंत दबा दिया। केवल उसकी छाती अभी भी तीव्रता से ऊपर नीचे हो रही थी। भयंकर जानवरों द्वारा पूरी रात और दिन तक उसका पीछा किया गया और वह उतनी ही देर तक भागता रहा। इस दौरान उसने जानवरों से दूर भागते भागते एक बार भी हेवन स्मिटिंग तलवार नहीं लहराई। इस स्थान पर गहरे जानवरों की सघनता बहुत अधिक थी और क्रूर वातावरण के कारण इनमें से प्रत्येक प्राणी ने भयानक रूप से तीव्र इंद्रियां विकसित कर ली थीं। छिपी हुई बहती बिजली भी उसे पहचान से छुपाने में सक्षम नहीं थी। छिपी हुई बहती बिजली केवल उसकी आभा को छुपा सकती थी, लेकिन उसके शरीर को नहीं। इसलिए ये गहन जानवर जो हर जगह थे, केवल दृष्टि का उपयोग करके उसे पहचानने में सक्षम थे। ये बर्फीले बाजों और हवा में उड़ने वाले विशाल बाजों के लिए विशेष रूप से सच था। मोटी बर्फ की धुंध इन प्राणियों के लिए व्यावहारिक रूप से अस्तित्वहीन थी। बड़ी मुश्किल से गहरे जानवरों की एक और लहर को झटकने के बाद और क्षेत्र में कोई खतरनाक उपस्थिति नहीं मिलने के बाद यूचे बर्फ पर लेट गया और काफी देर तक नहीं उठा। उसका पूरा शरीर ढीला और पीड़ादायक था। इस तरह हांफने के अवसर दिन में केवल 3 बार आते थे और उनमें से कोई भी कभी भी 15 मिनट से अधिक नहीं टिकता था। थोड़ी देर बाद यूचे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करने लगा। ये जारी नहीं रह सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे तीसरे दिन तक टिकने का कोई रास्ता नहीं है। इस थकावट की दर के विरुद्ध कोई भी गहन ऊर्जा पुनर्प्राप्ति टिकने वाली नहीं है। हो सकता है कल मैं पूरी तरह से थक जाऊं। मुझे एक अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। यूचे ने बुद्ध के महान मार्ग का उपयोग करके अपने घावों और गहन ऊर्जा को ठीक करने की पूरी कोशिश करते हुए सोचा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी भौहों के बीच की जगह अचानक बिना किसी विशेष कारण के एक बार हिल गई। वह तुरंत बिना कुछ सोचे समझे नीचे गिर गया। रेप। हवा के फटने की तेज आवाज उस स्थान से गुजरी जहां एक सेकंड पहले यूचे का सिर था। तेज बर्फीली हवा ने उसके बालों का एक बड़ा हिस्सा काट दिया था। यूचे डूबती आंखों के साथ वहां से लुढ़क गई। वह अपने से कुछ दूरी पर उतरती हुई सफेद आकृति को घूरता रहा। यह कोई और नहीं बल्कि वही सफेद भेड़िया था जिसे उसने तब देखा था जब वह पहली बार मिस्ट एंड वैली में आया था। यह सफेद भेड़िया उसी की तरह बर्फ के अंदर छिपा हुआ था और अंतिम क्षण तक वह अपनी झपट्टा का पता लगाने में विफल रहा था। यह स्पष्ट था कि यह भयानक सफेद भेड़िया सामान्यतः इसी तरह से शिकार करता था। सांस लेने का उसका दुर्लभ क्षण सफेद भेड़िए ने वैसे ही बुझा दिया। यूचे ने एक पल में भागने का फैसला करने से पहले अपनी आध्यात्मिक धारणा के साथ तेजी से आसपास का निरीक्षण किया। वह यथासंभव कम शोर पैदा करते हुए इस सफेद भेड़िए को मार डालेगा। यूचे ने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर ले जाया और क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड को पकड़ लिया। जैसे ही सफेद भेड़िए ने अपना मुंह खोला और बहुत धीमी गति से गुर्राने लगा तो उसकी आंखें खून से लथपथ हो गईं। ये स्पष्ट था कि भेड़िया भी अधिक शोर नहीं मचाना चाहता था।
अपने अचूक प्रहार से चूक जाने के बाद उसकी रक्तरंजित पुतलियों में अत्यधिक सतर्कता घर कर गई थी। ये ठहराव कई सेकंड तक रहा, इससे पहले कि वह अचानक बिजली की तरह यूचे की ओर उछला और अपने तेज पंजे सीधे उसके दिल पर निशाना साधा। उत्तेजित और अधिकतम एकाग्रता में युनचे सफेद भेड़िए के हमले के प्रक्षेप पथ को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जैसे ही सफेद भेड़िया उसके करीब आया, उसकी आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसने क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड को उसकी गर्दन पर सटीक रूप से घुमाया। युनचे जहां खड़ा था वहां से 30 मीटर दूर दिखाई दिया, इससे पहले कि वह बिजली की तरह तेजी से घूमा। वह अगला हमला करने ही वाला था कि अचानक वह घबरा गया। सफेद भेड़िया उससे बहुत दूर एक सीधी रेखा में बर्फ से ढकी एक विशाल चट्टान से टकरा गया। भेड़िए का सिर तुरंत उसके शरीर से अलग हो गया और जमीन पर पड़ा रहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे का मुंह थोड़ा खुला था। वह कई सेकंड तक उसी तरह रुका रहा। अंततः धीरे धीरे उसने अविश्वास से क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड को देखा। पूरे दिन और रात तक खोजे जाने के बाद युनचे के थके हुए शरीर के अंदर 40% से भी कम गहरी ऊर्जा बची थी। हालांकि उसे यकीन था कि उसका ब्लेड सफेद भेड़िए की गर्दन से होकर गुजरा था, लेकिन उसे ज्यादा से ज्यादा एक मध्यम घाव छोड़ना चाहिए था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसके सिर को पूरी तरह से काट पाएगा। सफेद भेड़िए की अविश्वसनीय रूप से दमनकारी आभा को ध्यान में रखते हुए यह एक निम्न स्तर का दिव्य आत्मा क्षेत्र का जानवर होने की बहुत संभावना थी। अपनी गहन ऊर्जा की वर्तमान मात्रा के साथ वह उसके मांस को काटने में भाग्यशाली होगा, लेकिन यह इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य ये था कि उसकी पूरी गर्दन काटने के बाद भी उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। युनचे तेजी से आगे बढ़े और सफेद भेड़िए के सिर और शरीर को गहरी ऊर्जा से जमा दिया, जिससे खून की बदबू फैलने से रोक दी गई। फिर वह बहुत देर तक क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड को देखता रहा। उसने थोड़ी गहरी ऊर्जा छोड़ी और एक अदृश्य आधा फुट लंबी ब्लेड किरण तुरंत ब्लेड की मूठ से फैल गई। फिर उसने ब्लेड बीम को धीरे धीरे एक उंगली की ओर बढ़ाया और पाया कि उसकी त्वचा ऐसे दर्द कर रही थी जैसे कि वह जल गई हो, हालांकि बीम अभी भी उससे इंच दूर थी। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि पैलेस मास्टर बिंडेयुन ने मुझे इतना भयानक कुछ दिया, युनचे ने बुदबुदाया। अपनी कम गहन शक्ति के बावजूद वह अविश्वसनीय आसानी से निम्न स्तर के दिव्य आत्मा क्षेत्र के जानवर के शरीर को काटने में सक्षम था। यदि यह एक दिव्य आत्मा क्षेत्र का गहन अभ्यासी होता, यदि उसे ऐसा करने का अवसर मिलता, तो शायद वह एक अंतिम चरण के दिव्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ को भी मार सकता था। युनचे को अचानक म्यू बिंग्युन की याद आई, जिसमें उसने कहा था कि यह ब्लेड उन दो हथियारों में से एक था जो उसके परिवार में चले गए थे। वह और मू जुआनिन दोनों एक एक ब्लेड चलाते थे और दूसरे ब्लेड को साउंड बटरफ्लाई ब्लेड कहा जाता था। स्नो सॉन क्षेत्र में म्यू जुआनिन और म्यू बिंग्युन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये ब्लेड पूरे क्षेत्र में अंतिम खजाना हो सकता है, इसलिए निश्चित रूप से यह घातक था। स्वाभाविक रूप से ईश्वर के क्षेत्र में बनाया गया एक गहन हथियार और एक उच्च रैंक भी कम नहीं। ब्लू पोल स्टार में मौजूद किसी भी चीज से बहुत आगे निकल सकता है। क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड की भयानक शक्ति को देखने के बाद युनचे को कुछ क्षण पहले की तुलना में थोड़ा अधिक आरामदायक महसूस हुआ। उसने एक बार फिर अपनी आभा छिपाए और एक विशाल चट्टान के कोने पर झुक गया। उसने एक नजर सफेद भेड़िए के मृत शरीर पर डाली और थोड़ा भौहें सिकोड़ ली। उनकी हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग पहले से ही एक अत्यंत उच्च स्तरीय गहन छुपाने की कला थी, लेकिन भले ही उन्होंने इसे अधिकतम तक बढ़ाया हो, लेकिन कोई रास्ता नहीं था कि वह अपनी आभा को इतनी पूरी तरह से छिपा सके कि इसका अस्तित्व ही न रहे। हालांकि ये सफेद भेड़िए उससे 30 फीट से भी कम दूरी पर बर्फ में छिपने में सक्षम थे। हालांकि वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके अपने आसपास के वातावरण पर बारीकी से ध्यान दे रहा था, लेकिन जब तक वह बाहर नहीं निकला तब तक वह इसका बिल्कुल भी पता नहीं लगा सका। आखिर उन्होंने अपनी उपस्थिति को इतनी अच्छी तरह कैसे छुपाया? ये लगभग वैसा ही था जैसे कि जब वे अंदर छुपे हुए थे तो उनकी आभा बर्फ में विलीन हो गई थी। ... विलय आभा। युनचे ने अचानक बड़े उत्साह से ऊपर देखा। उसके मन में एक अजीब सी प्रेरणा कौंध गई थी। उसकी आंखों के अंदर अस्थायी भ्रम दिखाई दिया। वह तुरंत अपने विचारों को केंद्रित करना चाहता था और प्रेरणा के इस क्षण को जब्त करना चाहता था, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि अगर उसकी चेतना इस भयानक घाटी में गिर गई तो वह फिर कभी नहीं जाग पाएगा। लेकिन अगर उसने इसकी कोशिश नहीं की तो प्रेरणा हमेशा के लिए उससे दूर हो सकती है। मानसिक संघर्ष के एक संक्षिप्त क्षण के बाद उसने अंततः जोखिम भरा विकल्प चुना और तेजी से अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसकी श्वास और आभा स्थिर हो गई, क्योंकि उसकी चेतना डूब गई और तब तक डूबती गई जब तक कि वह ये भी भूल नहीं गया कि वह अभी कहाँ था।
आसमान के ऊपर ठंडी आंखों की एक जोड़ी ने यूचे को घूरने के लिए घनी धुंध की कई परतों को भेद दिया। उसने देखा कि यूचे अचानक चुप हो गया था। बहुत जल्द उसकी आभा सौम्य हो गई और उसकी आत्मा शांति की स्थिति में आ गई। लड़का वास्तव में आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। उसकी भौहें तन गईं और उसने थोड़ा गुस्से से कहा, ये लड़का। उसने अपनी चेतना को ऐसी जगह डुबाने की हिम्मत कैसे की? क्या वह जल्दी मरने की उम्मीद कर रहा है? हालांकि वह गुस्से में थी, फिर भी उसने घाटी नहीं छोड़ी। उसने युनचे की उंगलियों के बीच क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड पर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि बिंगयुन ने वास्तव में उसे क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड दिया था। कितना बेतुका है। युनचे ने अविश्वसनीय रूप से अद्भुत स्थिति में प्रवेश किया था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई उसे चुपचाप देख रहा है। वास्तव में वह समय के प्रवाह को भी महसूस नहीं कर सका। इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि उसने बर्फ से ढके एक विशाल जानवर को अपनी ओर आते हुए नहीं देखा। निकट आ रहे जानवर द्वारा ध्यान आकर्षित करने पर म्यू जुआनइन की उंगलियां हल्की नीली रोशनी से जगमगा उठी। हालांकि इसी क्षण उसने देखा कि यूचे का शरीर एक सेकंड के लिए धुंधला हो गया था। फिर वह छाया की तरह लुप्त होने लगा। अंत में वह बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यू जुआनइन के चेहरे पर गहरा सदमा लगा। हालांकि वह अभी भी अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से यूचे को महसूस कर सकती थी। उसका शिष्य उस स्थान से 1 इंच भी नहीं हिला था। उसकी आकृति पूरी तरह से अदृश्य हो गई थी। बर्फ से ढका विशाल जानवर यूनचे के करीब चला गया और केवल 30 मीटर की दूरी पर इत्मीनान से उसके पास से गुजर गया। वह एक बार भी नहीं रुका या उसने एक नजर भी नहीं डाली कि यूनचे कहाँ था। बहुत जल्द वह एक अलग दिशा में चला गया और धुंध में गायब हो गया। कौन? सीलमेंट, म्यू जुआनिन ने धीरे से कहा। कुछ हजार वर्षों में पहली बार उसकी आंखें गहरे सदमे और अनुपस्थित मानसिकता से छलनी हो गईं। मून स्प्लिटिंग कैस्केड की पौराणिक महान पूर्णता। छिपाव का क्षेत्र। इसके केवल एक किंवदंती होने का कारण ये था कि भले ही ये लिखित अभिलेखों और गहन कला में था, लेकिन इसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। यहाँ तक कि म्यू जुआनिन, जो मून स्प्लिटिंग कैस्केड की खेती कर रहे थे, कभी भी छुपाव के दायरे तक नहीं पहुँचे थे। मून स्प्लिटिंग कैस्केड को प्राचीन आइस फीनिक्स द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था और आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन की तुलना में इसे समझना और विकसित करना कहीं अधिक कठिन था। स्नो सॉन्ग क्षेत्र के पूरे इतिहास में बहुत कम लोग इसे विकसित करने में सक्षम थे और कोई भी इसे महान पूर्णता क्षेत्र में विकसित करने में सक्षम नहीं था। एक समय में म्यू जुआनइन ने यह भी सोचा था कि छिपाव का पौराणिक क्षेत्र एक नश्वर शरीर के साथ अप्राप्य था, लेकिन इस समय उसने स्पष्ट रूप से यूचे की आकृति को अपनी आंखों के सामने बिना किसी निशान के गायब होते देखा। यहाँ तक कि जो आभा अभी भी उस स्थान पर मौजूद थी वह अविश्वसनीय रूप से फीकी हो गई थी। कम से कम जो आइस किलिन उसके पास से गुजरे उन्होंने उसकी आभा का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया। जब से उसने यूचे मून स्प्लिटिंग कैस्केड सिखाया था, केवल 3 महीने ही बीते थे। छिपाव का क्षेत्र। 3 महीने में वह धीरे से अपने आप से बोली। उसकी पुतलियां एक अदम्य जटिलता से भर रही थीं। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसकी समझ इतने भयानक स्तर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल कैसे? दुनिया एक बार फिर शांतिपूर्ण हो गई। काफी देर बाद यूचे की आकृति धीरे धीरे एक बर्फ के पत्थर के कोने पर दिखाई दी और एक पल में धुंधली से साफ हो गई। उसके बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था जब उसने अपने शरीर को देखा। यह मून स्प्लिटिंग कैस्केड का उच्चतम क्षेत्र है जिसका मास्टर ने पहले उल्लेख किया है। यूचे ने मन ही मन बुदबुदाया। यहाँ तक कि उसे खुद भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा महसूस हुई वह थी एक बेकाबू उत्तेजना। तो यह वास्तव में किसी के फिगर को पूरी तरह से छुपाने में सक्षम है। जैसे ही उसने खुद से बात की, यूनचे ने एक बार फिर ध्यान केंद्रित किया। आइस फीनिक्स की शक्ति प्रसारित हुई और उसका अस्तित्व तेजी से आसपास के तत्वों के साथ विलीन हो गया। उसकी आकृति धीरे धीरे फिर से धुंधली होती गई। 4 छोटी सांसों के बाद वह पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुका था। इस बार उसका गायब होना पहले की तुलना में काफी तेज था। यूचे ने अपना हाथ उठाया। इस सरल क्रिया के बाद छुपी हुई स्थिति तुरंत दूर हो गई। उसने दोनों हाथों को कसकर भींच लिया और कुछ उत्साहित होकर कहा, मैं अभी इसके दरवाजे पर ही हूँ, इसलिए कंसीलमेंट का मजबूत बिंदु निश्चित रूप से इससे कहीं आगे है। अगर मैं खुद को इससे परिचित कर सकता हूँ तो मुझे 1 या 2 सांसों में खुद को पूरी तरह से छिपाने में सक्षम होना चाहिए। वास्तव में मैं अदृश्य रहते हुए भी धीरे धीरे चलने में सक्षम हो सकता हूँ।
उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यू जुआनयिन, जो आसमान से बहुत ऊपर था, ने स्पष्ट रूप से सुना कि युनचे ने क्या कहा था। अपने उत्साह के कारण युनचे को अब मिस्ट एंड वैली के डरावनेपन की परवाह नहीं थी। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और उसका शरीर एक बार फिर धुंधला हो गया, गायब हो गया, फिर प्रकट हुआ। छुपाने के पीछे का सिद्धांत किसी की अपनी आभा को आसपास के वातावरण के साथ मिलाना था। इसमें बहुत कम गहन शक्ति खर्च हुई, फिर भी इसने मानसिक शक्ति को काफी हद तक समाप्त कर दिया। इसके अलावा छुपाने की स्थिति के तहत यदि वह थोड़ी सी भी गहन ऊर्जा का उपयोग करता है या यदि वह किसी और की गहन ऊर्जा से प्रभावित होता है, तो सही सम्मिलन बाधित हो जाएगा और उसकी छुपाने की स्थिति स्वाभाविक रूप से तुरंत गायब हो जाएगी। यद्यपि मानसिक बोझ बहुत बड़ा था, गहन शक्ति को बाहर की ओर जारी नहीं किया जा सकता था और किसी को दूसरे की गहन ऊर्जा से परेशान नहीं होना चाहिए। केवल ये तथ्य कि यह किसी के शरीर को अदृश्य होने के लिए फीका कर सकता है, निश्चित रूप से इसे स्वर्ग को चुनौती देने वाला बनाने के लिए पर्याप्त था। वह कौशल जो संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र को हिला सकता है। छुपे हुए राज्य का छिपाव न केवल किसी की आकृति का आवरण था, यहाँ तक कि किसी की आभा भी काफी हद तक छिपी हुई थी। ये छिपी हुई बहती बिजली से कमतर नहीं थी। भले ही वह छुपी हुई अवस्था में गहरी ताकत को बाहर की ओर नहीं छोड़ सकता था, अगर उसने छुपी हुई बिजली का इस्तेमाल किया जो उसकी आभा को नियंत्रित करती थी। उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया और युनचे जल्दी से फिर से छुपी हुई अवस्था में प्रवेश कर गया। फिर उसने सावधानी से छुपी हुई बहती बिजली का उपयोग किया। ऊपर के आसमान में मू जुआनिन की आंखें तीव्रता से घूम गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि न केवल युनचे की आकृति गायब हो गई थी, यहाँ तक कि उसकी आभा भी अचानक उसकी आध्यात्मिक भावना से गायब हो गई थी। अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने के बाद ही मू जुआनिन को उस स्थान पर अपने अस्तित्व का पता चला जहां से उसकी आभा गायब हो गई थी। इस बार उनकी आभा उनकी सामान्य छिपी हुई अवस्था की तुलना में कई गुना अधिक फीकी थी। मू जुआनिन के बर्फीले चेहरे पर एक बार फिर सदमा उभर आया जो कुछ देर पहले ही शांत हो गया था। हालांकि वे कुछ दूरी से अलग हो गए थे, म्यू जुआनिन के पास मौजूद गहन शक्ति के स्तर के कारण युनचे वास्तव में अपनी आध्यात्मिक भावना से थोड़े समय के लिए बच निकलने में सक्षम थी। दैवी या उत्पत्ति क्षेत्र, दिव्य मास्टर क्षेत्र में एक आध्यात्मिक भावना से छिपा हुआ। हालांकि यह केवल एक संक्षिप्त क्षण था और कुछ दूरी पर था। यह बिल्कुल ऐसी बात थी जिस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। खुश युनचे एक बार फिर अपने चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान के साथ प्रकट हुआ। उसने अपनी छुपी हुई आभा को और अधिक नियंत्रित करते हुए गुप्त अवस्था में छुपी हुई बहती बिजली का उपयोग किया था। एक बार जब वह सफल हो गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गया हो और छिपी हुई स्थिति भी दूर नहीं हुई थी। अच्छा, युनचे उत्साह में धीरे से चिल्लाया। छिपी हुई बहती बिजली के साथ मून स्प्लिटिंग कैस्केड का छुपाव उसकी आभा को दोगुना कर सकता है। यदि वह इसमें दक्षता के साथ महारत हासिल करने में सक्षम होता तो वह निस्संदेह एक और बेहद शक्तिशाली सुरक्षात्मक आकर्षण हासिल कर लेता। वर्तमान में यदि वह इस स्थिति को संरक्षित करने में सक्षम था जिसमें उसने अपनी आकृति और आभा दोनों को छुपाया था, तो यहाँ के गहन जानवरों के लिए उसके अस्तित्व की खोज करना मुश्किल होगा। इससे ये भी पता चला कि उसके लिए यहाँ 3 दिन गुजारना कठिन से बढ़कर पाए जितना आसान हो गया। इसके लिए शर्त यह है कि उसके पास छुपे हुए राज्य पर अच्छी पकड़ हो। छिपाना एक स्वर्ग को चुनौती देने वाला कौशल था जो इस हद तक मजबूत था कि म्यू जुआनिन, जिन्होंने मून स्प्लिटिंग कैस्केड की खेती में 10,000 साल बिताए थे, अभी भी इसे समझ नहीं पाए थे। प्रारंभिक समझ के तुरंत बाद किसी चीज में महारत हासिल कर पाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव था, लेकिन युनचे के लिए, जिसने छुपने की राह की शुरुआत की झलक देख ली थी, ये सब बहुत कठिन नहीं लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास दुष्ट ईश्वर की गहरी नसें थीं। तत्वों के साथ उनकी बातचीत इस हद तक मजबूत थी कि वे किसी भी पारंपरिक कानून की अनदेखी करने में सक्षम थे और बुद्ध के महान मार्ग ने उन्हें अपनी इच्छानुसार स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित करने की भी अनुमति दी। ये 2 बिंदु छुपाव तक पहुंचने के प्रमुख कारक थे और सामान्य गहन अभ्यासकर्ताओं के लिए इन पर काबू पाना सबसे कठिन था। हालांकि युनचे के लिए वह ये सब कुछ कर सकता था। इससे उनकी व्यापक क्षमता में वृद्धि हुई जिसने सभी सामान्य ज्ञान को दरकिनार कर दिया। ये वास्तव में उतना कठिन नहीं लग रहा था। युनचे अपनी जगह पर रुके रहे, अपनी सांस को स्थिर किया और छुपाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। दूसरों के लिए कानून की इस अत्यंत उच्च स्तरीय स्थिति में थोड़ी सी भी प्रगति के लिए लंबे समय तक गहन विचार और साधना की आवश्यकता होती है। इतने लंबे समय तक कि कई हजार वर्षों में 1 इंच भी प्रगति करना कोई अजीब बात नहीं थी।
लेकिन यूचे के लिए इसे दसियों बार इस्तेमाल करने के बाद उसके अदृश्य होने की दर आधी हो गई थी। अंत में गायब होने से पहले उसने ठोस अवस्था से भ्रमित होने के लिए केवल 2 सांसों का उपयोग किया। इस पूरे समय के दौरान कई गहरे जानवर वहां से गुजरे और किसी को भी अपने अस्तित्व का पता नहीं चला। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू जुआनिन बहुत देर तक चुप रहा। उसने उस समय को याद किया जब उसने पहली बार यूचे मून स्प्लिटिंग कैस्केड सिखाया था। इसके प्रारंभिक चरण का सफलतापूर्वक उपयोग करने में उसे केवल एक प्रयास की आवश्यकता पड़ी। उस समय वह अंदर से बहुत चौंक गई थी, लेकिन अब जो वह देख रही थी उसकी तुलना में उस समय जो कुछ हुआ था वह कुछ भी नहीं था। सांस। यह अज्ञात था कि वह किस बारे में आहें भर रही थी, क्योंकि उसने अपनी निगाहें और शरीर दोनों को तुरंत असीम क्षितिज के भीतर गायब होने के लिए घुमाया। छुपी हुई बहती बिजली को छुपी हुई स्थिति में जोड़ने के साथ ऐसा लगा मानो यूनचे का पूरा व्यक्तित्व एक स्थानिक दरार में गायब हो गया हो। इस तथ्य के अलावा कि जिस स्थान पर वह भाग गया था वह भी असाधारण रूप से सुरक्षित था। जिस आवृत्ति पर गहरे जानवर घूमते थे वह किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में बहुत कम था। यूनचे किसी भी गहरे जानवर द्वारा खोजे बिना पूरे दिन वहां रहा। अपने पहले दिन जिस विकट स्थिति का उन्होंने सामना किया उसकी तुलना में दूसरे दिन की हवा का झोंका अतुलनीय रूप से सुखद था। इसी एक दिन में यूनचे द्वारा समझा गया छुपाव बहुत आगे बढ़ गया था। अंत में उसे इसे बनाए रखने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं रही। अब वह अपनी चेतना का 30% कहीं और उपयोग करने में सक्षम था, क्योंकि 70% उस स्थिति को बनाए रखने पर केंद्रित था। उनके कौशल की उन्नति के साथ साथ उपयोग की जाने वाली मानसिक शक्ति की मात्रा भी काफी हद तक कम हो गई। यह विस्तृत दुनिया वास्तव में असाधारण चीजों से भरी है, ऐसी जादुई तकनीक के अस्तित्व के लिए। ऐसा लगता है कि स्टार कंसीलिंग ग्रास के पीछे पहले से समझ में न आने वाले सिद्धांत वही होने चाहिए। अगर ऐसा है, जब तक मैं गलती से उजागर नहीं हो जाता तब तक दैवीय क्लेश क्षेत्र के लोगों को भी 30 मीटर की सीमा के बाहर मुझे ढूंढना मुश्किल होगा। यूनचे ने मन ही मन सोचा। हवा की सुनसान आवाज का सामना करते हुए यूनचे को अब पहले जैसी घबराहट और ठंड महसूस नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने वर्तमान क्षेत्र को जल्दबाजी में छोड़ने की हिम्मत नहीं की। इसका कारण ये था कि अदृश्य रहते हुए यदि वह जरा सा भी हिलता तो तुरंत प्रकट हो जाता। हालांकि उसे लगा कि गुप्त अवस्था में जाने के लिए उसके लिए कोई रास्ता होना चाहिए, लेकिन वह अब ऐसा करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसे इसकी केवल एक धुंधली अवधारणा थी। लंबे समय तक झिझक के बाद यूचे ने फिर भी जोखिम न लेने का फैसला किया और लगन से अपनी जगह पर बने रहे। जब तक वह आज तक टिकने में सक्षम था, म्यू जुआनिन उसे नहीं मारेगा। गलती से छुपाव के दायरे को समझने से उसे अपना जीवन वापस पाने की अनुमति मिल गई। इस क्षेत्र में बहुत कम गहरे जानवरों के पैरों के निशान हैं, इसलिए इसे अधिक सुरक्षित होना चाहिए। एक आवाज जो धीमी रहने की बहुत कोशिश कर रही थी, अचानक दूर से आई। यूनचे, जो गहरी सोच में था, ने तुरंत अपनी आंखें खोली। यहाँ सुरक्षित जगह जैसी कोई चीज नहीं है। ये किसी अन्य व्यक्ति की आवाज थी और इस आवाज से यूनचे की नजरें हट गईं। यह आवाज म्यू येझो, वह मरा नहीं था। मून स्प्लिटिंग कैस्केड और हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग दोनों जुटाए गए थे। यूचे की आकृति तुरंत धुंध की तरह बिखर गई और धीरे धीरे अपनी जगह पर गायब हो गई। जल्द ही 2 मानव आकृतियां एक साथ घनी धुंध से बाहर निकली। उनके शरीर चोटों से भरे हुए थे, लेकिन उनकी आभा और स्थिति से वे महत्वपूर्ण बाधा नहीं थे। विशेष रूप से दाहिनी ओर का वह व्यक्ति, भले ही वे अभी भी काफी दूरी पर थे, फिर भी उसने यूनचे को उत्पीड़न और खतरे का बेहद मजबूत एहसास कराया। जहां तक उसके चेहरे की बात है, यह आश्चर्यजनक रूप से म्यू येझो था। वह नहीं जानता था कि म्यू येझो इतना भाग्यशाली था या बहुत मजबूत था। येलो स्प्रिंग एशेज के हमले के तहत उसे इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया था। उसे यकीन था कि म्यू येझो उन्मत्त गंभीर जानवरों के अनगिनत पंजों के नीचे मर जाएगा, और फिर भी ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई चोट नहीं आई। हम देर सवेर मर जाएंगे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यू येझो ने उग्रता से कहा। मुझे केवल इस बात का अफसोस है कि मैं व्यक्तिगत रूप से यूचे को मारने का मौका नहीं मिला। उसे निर्वासित करने का कारण ये था कि उसने बहुत सारे बुरे काम किए थे, फिर भी उसने अपनी सारी नाराजगी यूचे पर डाल दी थी। यहाँ तक कि आप भी तब लगभग मर चुके थे, इसलिए भले ही यूचे के पास 10 जिंदगियां हो, वह मर चुका होगा। हालांकि आपने उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मारा, फिर भी उसकी मृत्यु को आपके कारण माना जा सकता है। तो थोड़ा खुश हो जाओ, दूसरे व्यक्ति ने कहा। उसने जो कहा उसे सुनने के बाद म्यू येझो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे, आप सही कह रहे हैं। दोनों के कदम सावधान और धीमे थे।
जैसे ही वे बर्फ पर चले उन्होंने कोई निशान नहीं छोड़ा। मुझे मार डालो, यून चे ने अंदर की ओर व्यंग्य करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। जैसे ही उसने उस समय के बारे में सोचा जब कल उसे एक मृत अंत में धकेल दिया गया था, यून चे के दिल में हत्या का इरादा बढ़ गया। सीधे टकराव में वह निश्चित रूप से म्यू यिझोउ का मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि जब उसे दिव्य आत्मा क्षेत्र में उस सफेद भेड़िए के शरीर को आसानी से तोड़ने की याद आई, तो यून चे की आंखों में एक खतरनाक ठंडी चमक चमक उठी। उसके हाथ पहले से ही चुपचाप क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड को पकड़ रहे थे। वरिष्ठ भाई यिझोउ, क्या हमारे पास वास्तव में यहाँ मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है? वरना क्या आप अभी भी इस जगह से जीवित बच निकलने का सपना देख रहे हैं? म्यू यिझोउ ने अपने दांत पीस लिए। नहीं, मैं बस असमंजस में हूँ, कोई रास्ता तो होगा, कोई रास्ता तो निकलना ही चाहिए। वरिष्ठ भाई यिझोउ, हम पहले ही इतने लंबे समय तक टिक चुके हैं, कोई रास्ता तो होना ही चाहिए। जैसे ही दोनों धीरे धीरे करीब आए, वे उस बर्फ के पत्थर की ओर बढ़ रहे थे जिसके पास यून चे खुद को छुपा रहा था। यून चे सीधे उस बर्फ के पत्थर के सामने खड़ा था और उनके देखने के क्षेत्र के केंद्र में था, लेकिन दोनों को अभी तक यून चे का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था, भले ही वे हाई अलर्ट पर थे। बर्फ का पत्थर और घने पेड़ की दरार वास्तव में छिपने की एक उत्कृष्ट जगह थी। जैसे जैसे दोनों ने अपनी गति कुछ तेज की, उनके और यून चे के बीच की दूरी कम होती गई। धीरे धीरे वे 30 मीटर, 15 मीटर की दूरी तक पहुंच गए, फिर भी उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उस स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति भी खड़ा है। क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड को मजबूती से हाथ में पकड़कर उनके दृष्टिकोण के कारण यून चे की नाड़ी तेज नहीं हुई। इसके बजाय ये और भी स्थिर हो गया। उसके पास केवल एक ही मौका था। उनके विचार में म्यू यिझोउ करीब और करीब आता गया। पलक झपकते ही वह पहले से ही 10 कदम दूर था। यून चे की उंगलियां एक बार फिर सख्त हो गईं क्योंकि उसने खुद को अभी भी अपनी जगह पर बने रहने के लिए मजबूर किया। ये सही था जब म्यू यिझोउ उससे 7 कदम दूर था कि उसकी गहराई से छिपी गहन ऊर्जा तुरंत फूट पड़ी। उसका शरीर जो दिखाई देने लगा वह बहती हुई रोशनी की तरह बाहर निकला, फिर अचानक म्यू यिझोउ के पास से बह गया। एक तेज गति से चलती हुई छाया उसके पास से गुजरी, जिससे हल्की ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि यह छाया बिना किसी चेतावनी के अचानक शून्य से अलग हो गई थी और इतनी तेज थी कि उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। यह सदमा किसी भी तरह से मामूली नहीं था। दोनों के दिल अचानक थम गए जब वे चौंक कर पीछे मुड़े। वहां कौन है? यून चे आसानी से 30 मीटर की दूरी पर रुक गया और अपने होठों के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ लापरवाही से घूम गया। जूनियर ब्रदर यिझोउ, आपके भावपूर्ण स्वागत का बदला चुकाने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपको विदा करने के लिए यहाँ आया हूँ। यून चे, आप जिंदा हैं। म्यू यिझोउ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन अंदर से वह यून चे की शक्ल देखकर चौंक गया। बेशक मैं जीवित हूँ, दूसरी ओर आप बहुत जल्द ही मर सकते हैं, यून चे ने व्यंग्य किया। तुम्हें लगता है कि तुम जैसे लोग मुझे मार सकते हो? म्यू यिझोउ की आंखों में नफरत झलक उठी। बहुत अच्छा, मुझे बस इस बात का पछतावा था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार सका, लेकिन ये सोच रहा था कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दोगे। उसे भागने मत दो म्यू हिंग, मुझे उसे अपने हाथों से मारना होगा। जब म्यू यिझोउ ने आदेश दिया तो वह पहले से ही अपनी तलवार पकड़ रहा था, लेकिन जिस क्षण उसने अपनी गहरी ऊर्जा को उजागर किया, उसने अचानक देखा कि उसकी आंखों के सामने का दृश्य किसी कारण से तेजी से गिर रहा था। फिर अंधेरे में डूबने से पहले सब कुछ धूसर सफेद हो गया। म्यू हिंग नाम का आइस फीनिक्स शिशु यून चे के पीछे जाने ही वाला था कि उसने देखा कि म्यू यिझोउ का सिर अचानक उसके धड़ से दूर उड़ रहा है। गहन ऊर्जा के विस्फोट से उसकी कटी हुई गर्दन से फव्वारे की तरह लाल रंग का रक्त बहने लगा और सिर धड़ से दर्जनों मीटर दूर उड़ गया। अंत में वह कमजोर होकर गिर गया और म्यू हिंग के पैरों के बगल में बर्फ में धंस गया। म्यू यिझोउ की अभिव्यक्ति बहुत शांत थी क्योंकि उसे कभी भी अपने चेहरे पर डर दिखाने का मौका नहीं मिला। एकमात्र चीज जो उनके अंतिम क्षणों के दौरान उन्हें महसूस होने वाले डर और सदमे को दर्शाती थी, वह थी उनकी बढ़ती हुई पुतलियां। आह आह आह। म्यू हिंग बहुत देर तक स्तब्ध रहा, इससे पहले कि वह भयभीत होकर चिल्लाता। वह बहुत डर के मारे पीछे की ओर लड़खड़ा गया और इस प्रक्रिया के दौरान लगभग अपने नितंब के बल गिर पड़ा। यून चे ने अपने शरीर और अपनी आभा को छुपाया था। एक पल में अपने बुद्ध हृदय दिव्य नसों में गहन ऊर्जा का विस्फोट किया, एक असंभव गति से आगे बढ़ा और अंत में क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड के साथ म्यू यिझोउ की गर्दन को काट दिया। हत्या नहीं होती इनमें से किसी एक तत्व के बिना संभव था और उसने उन सभी को पूर्णता के साथ क्रियान्वित किया था।
परिणामस्वरूप युन चे, जो दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र के पहले स्तर पर था, एक पल में म्यू येझोउ को मारने में सक्षम था, एक गहन अभ्यासी जो उससे लगभग 2 क्षेत्र अधिक मजबूत था। क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड को म्यू येझोउ की गर्दन से गुजरने में केवल एक पल का समय लगा और हत्या की पूरी प्रक्रिया इतनी शांत थी कि अंतिम क्षण तक म्यू येझोउ को कभी भी एहसास नहीं हुआ कि वह मारा गया था। वास्तव में उसे कभी पता नहीं चला कि युन चे के हाथों उसकी मृत्यु कैसे हुई। वह क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड है। जब म्यू हिंग ने यू चे के हाथ में चमचमाती बर्फ की पत्ती देखी तो हथियार का नाम चिल्लाते ही उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। ओह, आपको ये पता है? युन चे ने थोड़े आश्चर्य के साथ क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड वापस ले लिया। हालांकि यह व्यक्ति म्यू येझोउ से कहीं अधिक कमजोर था, वह शायद एक सामान्य आइस फीनिक्स पैलेस शिष्य था। उसने वास्तव में क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड को पहचान लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड स्नो सोन क्षेत्र में बेहद प्रसिद्ध था। कोई आश्चर्य नहीं कि वरिष्ठ भाई येझोउ थे। प्लॉप। अब जाकर म्यू येझोउ का बिना सिर वाला शरीर अंततः जमीन पर गिर गया, जिससे फर्श पर चौंकाने वाली मात्रा में खून बिखर गया। बिखरे हुए खून से पता चलता है कि शरीर के अंदर शायद कुछ भी नहीं बचा था। तो क्या आप छोड़ना चाहते हैं या आप अपने वरिष्ठ भाई के साथ दफन होना चाहते हैं? युन चे ने ठंडे स्वर में पूछा। यह मानने का कोई कारण नहीं था कि जिस व्यक्ति को इस स्थान पर निर्वासित किया गया था वह एक अच्छा अंडा था, लेकिन साथ ही उन्होंने एक दूसरे के साथ कोई संबंध या शिकायत साझा नहीं की। मिस्ट एंड वैली जैसी जगह में अनावश्यक परेशानी से बचना ही बेहतर था। इसलिए अगर वह छोड़ने का फैसला करता है तो वह इस आदमी को मारने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा। म्यू हिंग ने कुछ कदम पीछे खींचे, लेकिन वह जल्दी ही एक बार फिर रुक गया। उसके चेहरे पर शुरुआती डर और सदमा वास्तव में भयंकर निर्दयता का रूप दे रहा था। आपने म्यू येझोउ को केवल इसलिए मार डाला क्योंकि आपने क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड का उपयोग करके उस पर घात लगाकर हमला किया था। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप जैसे दिव्य मूल क्षेत्र के गहन अभ्यासी को मेरे सामने अपनी ताकत का दावा करने का अधिकार है? युन चे की आंखें सिकुड़ गईं। तो तुमने मरना चुना, क्या ऐसा है? मुझे जो मरेगा वो तुम हो। म्यू हिंग का चेहरा थोड़ा विकृत हो गया। मैं इस जगह पर भी देर सबेर मरने वाला हूँ। यदि मैं तुम्हें, संप्रदाय गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य को, मेरे साथ मृत्यु में खींच सकता हूँ, हे, तो मेरी मृत्यु पूरी तरह से इसके लायक होगी। आमीन। युन चे ने सहमति में सिर हिलाया। यह एक बहुत अच्छा विचार है। यदि वह अभी भी आइस फीनिक्स पैलेस का शिष्य होता तो वह यू चे का थोड़ा सा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं करता, भले ही उसके पास दुनिया की सारी हिम्मत हो। लेकिन वह मिस्ट एंड वैली में एक भगोड़ा था, इसलिए यू चे की पहचान ने उसके विकृत दिल में केवल जलन और उत्तेजना पैदा की। फिर मर जा। म्यू हिंग ने यू चे पर अपनी तलवार घुमाई, जिससे हाड़ कंपा देने वाली हवा ने एक पल में यू चे को घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह यू चे को वहीं बर्फ में जमा देगा। युन चे ने अपने हाथों में स्वर्ग को मार गिराने वाली तलवार को मजबूती से पकड़कर अपनी भुजाएं अपने सामने उठाईं। उसकी आंखें उदास हो गईं क्योंकि उसने एक ही बार में अपनी गहन ऊर्जा, लपटे और तलवार की शक्ति का विस्फोट कर दिया। म्यू हिंग की आभा की ताकत को देखते हुए वह संभवतः दिव्य आत्मा क्षेत्र के दूसरे या तीसरे स्तर के आसपास था। हालांकि वह म्यू येझोउ से बहुत कमजोर था, फिर भी वह उसके लिए आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। शुक्र है, म्यू हिंग का पूरा जीवन मिस्ट एंड वैली में निश्चित मौत से सिर्फ एक कदम आगे दौड़ने में बीता। न केवल उन्हें पूरे शरीर पर चोट लगी थी, बल्कि उनकी जीवन शक्ति कमजोर हो गई थी और उनकी गहन शक्ति काफी हद तक समाप्त हो गई थी। अगर उसे म्यू हिंग से पूरी ताकत से लड़ना होता तो उसके हारने का कोई कारण नहीं था। यू चे ने ठंडी हवा का सामना किया और हवा में छलांग लगा दी और तुरंत म्यू हिंग के सामने पहुंच गया। उसकी तलवार म्यू हिंग के सिर पर गिरी, मानो वह उसे पाई की तरह चपटा कर देगी। युन चे की गति ने म्यू हिंग को बेहद चौंका दिया, लेकिन उसने तुरंत बाद अपनी तलवार उठाई। उसकी गहन ऊर्जा बढ़ गई। उसे पूरा भरोसा था कि उसका स्लैश युन चे को गंभीर झटका देगा। बजना। जैसे ही युन चे को प्रभाव के बिंदु से बहुत दूर गिरा दिया गया, एक भारी आवाज गूंज उठी। हालांकि म्यू हिंग की तलवार वह थी जो टूट गई क्योंकि उसके हाथ सुन्न हो गए और उसके पैर जमीन में गहराई तक धंस गए। आह! म्यू हिंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं क्योंकि उसके चेहरे पर भय और सदमा दिखाई दिया। कैसे? ये कैसे संभव है? उससे पहले एक दमनकारी भावना जो दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र में किसी से संबंधित नहीं होनी चाहिए, उसकी ओर दौड़ पड़ी। युन चे वास्तव में हवा में घूमकर ठीक हो गया और उसने अपनी तलवार एक बार फिर नीचे अपने सिर की ओर घुमाई। तलवार को घेरने वाली लपटें वास्तव में पहली झड़प की तुलना में अधिक तेज थीं और म्यू हिंग का दम घुटने का खतरा था। म्यू हिंग ने अपने दांत भींच लिए और अपने हाथ में ली हुई टूटी हुई तलवार को फेंक दिया।
अब अपनी ताकत बचाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब वह दहाड़ रहा था तो उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह चमक रहा था और उसने जमीन से 13 बर्फ के टुकड़े हवा में उछाल दिए। 13 हिमलिम्ब तेजी से और अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुए थे, इसलिए यूचे की गिरती हुई आकृति पर एक ही समय में 13 हिमलिम्बों में से 2 ने तुरंत वार कर दिया था। म्यू हेन पागल हंसी का एक झोंका छोड़ने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि छेदा हुआ यूचे तेजी से पतली बर्फ की धुंध के बादल में बिखर रहा था। म्यू हेन के पीछे एक विपत्तिपूर्ण जलती हुई शक्ति बेरहमी से उसकी पीठ की ओर बढ़ी। हमले का बेरहमी से शिकार होने से पहले वह केवल एक ही काम कर सकता था और वह था दहशत में चिल्लाना। बूम! म्यू हेन की रीढ़ की हड्डी की तड़क भड़क वाली आवाज इतनी तेज थी कि यह किसी के भी कानों को चुभने वाली थी। म्यू हेन खून के टूटे हुए थैले की तरह बहुत दूर तक उड़ गया, इससे पहले कि वह उस जमी हुई चट्टान से टकरा गया जिसके अंदर यूचे छिपा हुआ था। म्यू हेन की रीढ़ की हड्डी आधी टूट जाने के बाद दोबारा खड़ा होना असंभव था। वह जमीन पर दर्द से छटपटा रहा था और उसके मुंह से लगातार लाल रंग का खून निकल रहा था। सभी भौंकते हैं और काटते नहीं, आप हैं, यूचे ने ताना मारा। उसके ठीक पहले एक खतरनाक पार्श्विक दहाड़ उसके शब्दों के बाद आई। एक खतरनाक आभा तेजी से म्यू हेन की ओर आ रही थी। ये स्वाभाविक ही था कि हंगामे ने गहरे जानवरों का ध्यान आकर्षित किया था। अपनी तलवार को तेजी से दूर रखते हुए यूचे ने अपनी आभा वापस ले ली और म्यू हेन को दूसरी नजर से भी नहीं बख्शते हुए इत्मीनान से उस जगह से भाग निकला। उस स्थान से कुछ 100 मीटर दूर जाने के बाद वह बिना आवाज के हवा में उछला और एक ऊंचे सूखे पेड़ के ऊपर जा गिरा। उसके बाद उनका फिगर धीरे धीरे गायब हो गया। एक गंभीर जानवर की धीमी गुर्राहट और म्यू हेन की खून जमा देने वाली निराशा भरी चीखें हवा में घुलने में देर नहीं लगी। यूचे को मिस्ट एंड वैली में भेजे जाने के तीसरे दिन की समाप्ति के करीब 72 घंटे की समय सीमा समाप्त होने में 30 मिनट से भी कम समय बचा था। जब समय समाप्त हो गया तो यूचे के शरीर पर म्यू जुवानेन द्वारा छोड़ा गया आयामी गहन गठन उसे मिस्ट एंड वैली से दूर टेलीपोर्ट कर देगा। घनी धुंध का एक बादल छट गया और म्यू जुवानेन एक बार फिर मिस्ट एंड वैली के ऊपर बिना आवाज के दिखाई देने लगा। अपनी चेतना पूरे देश में फैलाने के बाद उसने तुरंत यूचे को देखा। फिर उसकी भौहें थोड़ी झुर्रीदार हो गईं। यूचे उसी स्थान पर नहीं छिपा था और तीसरे दिन बीतने का इंतजार कर रहा था। अभी वह अपने पिछले स्थान से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। वह समझ सकती थी कि यूचे कहाँ है, लेकिन वह उसके व्यक्तित्व को नहीं देख पा रही थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि यूचे इस समय छुपी हुई अवस्था में थी। हालांकि यही कारण नहीं था कि म्यू जुवानेन आश्चर्यचकित था। म्यू जुवानेन आश्चर्यचकित था क्योंकि यूचे स्पष्ट रूप से धीरे धीरे जमीन पर आगे बढ़ रहा था। गुप्त अवस्था में होते हुए भी वह चलने में सक्षम था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू जुवानेन की आंखों में भावना की छोटी सी लहर शांत होने से पहले काफी देर तक बनी रही। इस बीच यूचे अदृश्य रहते हुए मिस्ट एंड वैली में धीरे धीरे चल रहा था। वह चाहकर भी गति नहीं बढ़ा सका। पूरे दिन और रात के ध्यान, ज्ञानोदय और प्रयोग के बाद अब वह धीरे धीरे चलते हुए और कोई बड़ी हलचल न करते हुए पूर्ण छुपाव की स्थिति बनाए रखने में सक्षम था। हालांकि उन्होंने इसे केवल एक दिन से भी कम समय के लिए इस्तेमाल किया था। इसमें कोई शक नहीं कि उस समय की तुलना में यह एक बड़ा सुधार था जब वह बिल्कुल भी चलने में सक्षम नहीं थे। अब जब वह अदृश्य रहते हुए भी चलने में सक्षम हो गया तो स्वाभाविक रूप से यूचे को अब एक ही स्थान पर छिपने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने मिस्ट एंड वैली में घूमना और इसके अनूठे दृश्यों का आनंद लेना शुरू कर दिया। हाँ, वह मिस्ट एंड वैली के दृश्यों का आनंद ले रहा था। बेशक वह अदृश्य होने के बावजूद सतर्क था और अगर वह किसी गहरे जानवर पर ध्यान देता तो वह उसके रास्ते से हटने की पूरी कोशिश करता। हालांकि यह सच था कि गहरे जानवर उसे नहीं देख सकते थे। वे अनजाने में उसकी दिशा में गहन ऊर्जा की एक लहर भेज सकते थे और उसे तुरंत प्रकट कर सकते थे। म्यू जुवानेन ने यूचे को घने कोहरे की परत दर परत और कई हिंसक गहरे जानवरों के बीच से गुजरते हुए देखा। उसने इसे इतना सरल बना दिया मानो मिस्ट एंड वैली में केवल वही मौजूद हो। उनके अस्थायी निर्वासन को एक कड़ी सजा और उनकी क्षमताओं की परीक्षा माना जाता था, लेकिन अभी वह ऐसा लग रहा था जैसे वह छुट्टी पर थे या कुछ और। ये बिल्कुल वैसा ही था जब 3 महीने पहले उसने अकेले आइस विंड एम्पायर की यात्रा की थी। इस दर पर म्यू जुवानेन को संदेह था कि यूचे कोशिश करने पर भी मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही म्यू जुवानेन ने अपनी नजर हटा ली और जाने के लिए तैयार हुई, उसकी आंखों में अचानक किसी चीज की झलक दिखी। उसने धीरे से खुद से कहा, पंख वाला बर्फ आत्मा फूल। यूचे के कदम रुक गए थे क्योंकि एक बेहद खतरनाक आभा उसके सामने उमड़ रही थी।
इसके अलावा ये सबसे खतरनाक आभा थी जिसे उसने मिस्ट एंड वैली में प्रवेश करने के बाद कभी महसूस किया था। जब वह इस डरावनी आभा के करीब आया तो उसे अपनी गर्दन के पीछे खड़े कुछ बालों का स्पष्ट एहसास हुआ। उसकी नजर घने कोहरे में घुसी और जल्द ही उसे एक विशाल सफेद आकृति दिखाई दी। ये सफेद आकृति 30 मीटर लंबी थी और इसकी रूपरेखा एक विशाल वानर की तरह थी। उसका रंग बिल्कुल सफेद था, लेकिन रंग घने बालों के बर्फीले सफेद रंग जैसा नहीं था। इसके बजाय यह एक बर्फीला सफेद रंग था जो घने कोहरे में भी डराने वाला चमक रहा था। वानर बालों से नहीं बल्कि मोटी बर्फ के कवच की परत से ढका हुआ था। युनचे को केवल यह अनुमान लगाने के लिए कि यह कितना कठोर होगा, उसके कवच से परावर्तित होने वाली रोशनी को देखने की जरूरत थी। इससे भी बुरी बात यह है कि बर्फ से लैस यह विशालकाय वानर म्यूहनी से बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। इसका मतलब ये भी था कि इसकी ताकत दैवीय क्लेश क्षेत्र के मध्य चरण में या अंतिम चरण में भी एक मानव कृषक के बराबर थी। युनचे ने अपनी सांसें रोक ली और अपने कदम धीमे कर लिए, थोड़ा थोड़ा करके बंदर से पीछे हट गया। हालांकि बर्फ से लैस विशाल वानर गहरी नींद में लग रहा था और वह फिलहाल अदृश्य था और उसकी आभा से उसका पता नहीं चल पा रहा था, फिर भी उसने अत्यधिक सावधानी से काम लिया। आखिरकार खोजे जाने के परिणाम अकल्पनीय थे। वह शिखर डिवाइन सोल दायरे म्यूयेझोव से मुश्किल से बच सका, लेकिन ये बात इस दिव्य क्लेश क्षेत्र के गहन जानवर के लिए बिल्कुल नहीं कही जा सकती। भागने की संभावना भी बहुत कम थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह विशेष क्षेत्र इतना शांत और गहरे जानवरों से रहित था। यह एक दैवीय क्लेश क्षेत्र के जानवर का क्षेत्र था। स्वाभाविक रूप से कोई भी गहरा जानवर नहीं था जो इसके पास जाने की हिम्मत करता हो। जैसे ही वह मुड़कर जाने वाला था, एक अजीब सफेद चमक ने अचानक उसका पूरा ध्यान खींच लिया। विशाल बर्फ से लैस वानर से 10 मीटर से भी कम दूरी पर एक सुंदर सफेद फूल पूरी तरह से खिलकर चुपचाप लेटा हुआ था। ये पूरी तरह से बर्फीले सफेद रंग का था और तने के ऊपर का एक फूल इतना शुद्ध लग रहा था कि यह लगभग अवास्तविक था। इसकी पंख जैसी पंखुड़ियां हवा में लहरा रही थीं। एक अजीब आध्यात्मिक ऊर्जा ने आसपास के स्थान को भर दिया और विशाल बर्फ के बख्तरबंद वानर की भयानक आभा के बावजूद ये स्पष्ट और समृद्ध था। तभी युनचे को एहसास हुआ कि आध्यात्मिक ऊर्जा इस अजीब फूल से आई थी। मिस्ट एंड वैली में एक फूल का बर्फीला और ठंडा होना स्वाभाविक था, लेकिन न केवल इस फूल की आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसे बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं कराया, बल्कि बहुत लंबे समय तक उसके दिल को गर्म भी किया। युनचे इस अजीब सफेद फूल को एकटक देखता रहा, इतना कि वह विशाल वानर से दूर जाना भी भूल गया। उसने अपने जीवन में अनगिनत अजीब फूल और जड़ी बूटियां देखी थी, लेकिन बहुत कम ऐसी थी जो उसके दिल में गहरी छाप छोड़ सके। युनचे ने आगे भी पीछे हटना जारी नहीं रखा। वह काफी देर तक पंख वाले बर्फ आत्मा फूल को देखता रहा और फिर वास्तव में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वह कदम दर कदम बेहद खतरनाक विशाल बर्फ से लैस बख्तरबंद वानर के पास पहुंच रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पंख वाले बर्फ आत्मा फूल की दिशा में देख रही थीं। म्यू जुआनिन ने जब उसे इस तरह से कार्य करते देखा तो उसे उसका इरादा स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। उसे मन ही मन गुस्सा आया, अरे बदमाश, तुम एक पल के लालच के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। ये लड़का कभी अपना सबक नहीं सीखता। खास तौर पर वह एकमात्र पंख वाले आइस स्पिरिट फूल के लिए ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। स्वर्गीय नेडफ्रॉस्ट झील में आप आसानी से एक बिन फूल पा सकते हैं जो उस फूल से कहीं बेहतर होगा। युनचे धीरे धीरे करीब आ गया और बेहद धीमी गति से आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह उसके करीब आता गया, विशाल वानर से निकलने वाली आभा और अधिक भयावह होती गई। हालांकि ऐसा करके वह एक बड़ा जोखिम ले रहा था, फिर भी युनचे को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा भरोसा था। अपनी आकृति को छुपाने के लिए मून स्प्लिटिंग कैस्केड का उपयोग करते हुए हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग के साथ जिसने उसकी आभा को छुपाया, उसे विश्वास था कि जब तक विशाल वानर अपनी आध्यात्मिक भावना को जारी नहीं करता और सतर्कता से चारों ओर नहीं देखता, उसके लिए उसके अस्तित्व की खोज करना बहुत मुश्किल होगा, भले ही वह उससे लगभग 30 मीटर की दूरी पर ही क्यों न हो। इसके अलावा यह इस समय नींद में था। बर्फ जैसी ठंडी खामोशी के बीच युनचे अपनी बेहद धीमी गति बनाए रखते हुए आगे बढ़ता रहा और चुपचाप पंख वाले बर्फ आत्मा फूल के सामने पहुंच गया। फूल के रास्ते में उसे किसी आश्चर्य या खतरे का अनुभव नहीं हुआ। युनचे इस समय विशाल बर्फ बख्तरबंद वानर से केवल 10 मीटर की दूरी पर था। उसे नींद में भारी सांस छोड़ते हुए हल्का हल्का महसूस हो रहा था, लेकिन विशाल बर्फ बख्तरबंद वानर की आभा में कोई असामान्य परिवर्तन नहीं हुआ। ये स्पष्ट था कि उसे उसकी उपस्थिति का आभास नहीं हुआ था। युनचे तब और भी आश्चर्यचकित हो गया जब उसने पंख वाले बर्फ आत्मा फूल को करीब से देखा।
ये केवल एक वयस्क की हथेली के आकार का था और इसकी 7 पंखुड़ियां पूंछ के पंखों की तरह दिखती थी। प्रत्येक पंखुड़ी एक अलग आभा बिखेर रही थी, मानो वे सभी स्वतंत्र जीवन रूप हों। फूल ठंडी सफेद रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, जो इसे विशेष रूप से शानदार और सुंदर दिखा रहा था। हालांकि जब यूचे धीरे धीरे अपनी हथेली को उसके करीब लाया, तो उसे बर्फ विशेषता वाले फूलों की विशेषता वाली ठंडक महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उन्हें एक गर्म और आरामदायक एहसास हुआ, जिससे लोगों को सहजता महसूस हुई। ठीक है, यूचे ने अत्यंत सावधानी से पंख वाले बर्फ आत्मा फूल को हल्के से छुआ। स्काई पॉइजन मोती हल्की रोशनी से चमक उठा, जिसके बाद फूल को तने से तोड़ लिया गया। ऊपर आसमान से पूरी प्रक्रिया को देखते हुए मू जुआनेन ने थोड़ी सी भौहें चढ़ाई। चलो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। किसी को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए, लेकिन किसी अनावश्यक चीज के लिए अपने लालच को संतुष्ट करने के लिए ऐसा करना निश्चित रूप से एक बड़ा निषेध था। जिस बात ने उसे विशेष रूप से क्रोधित किया वह ये थी कि भले ही वह जानता था कि स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में अनगिनत आध्यात्मिक फूल और सभी प्रकार की जड़ी बूटियां थीं, फिर भी उसने केवल पंख वाले को प्राप्त करने के लिए दैवीय क्लेश क्षेत्र में एक गहन जानवर के करीब जाने का जोखिम उठाया। बर्फ आत्मा फूल, उनकी हरकत बिल्कुल हास्यास्पद थी। उसने हल्के से उंगली उठाए, एक नीली रोशनी तुरंत फूट पड़ी, जिसकी नोक सुई की तरह तेज थी। यूनचे ने पंख वाले आइस स्पिरिट फूल को अपनी हथेलियों के बीच पकड़कर गहराई से देखा। जब वह इसे स्काई पॉइजन पल के अंदर रखने जा रहा था, तो उसके परिवेश में अचानक परिवर्तन हुआ। घातक खतरे का एहसास तुरंत उसके पूरे शरीर की नसों में चुभ गया। गर्जन, उस स्थान पर शांत हवा का प्रवाह सुनामी की तरह तीव्र रूप से उत्तेजित हो गया। बर्फ से लैस विशाल वानर उठ खड़ा हुआ और उसने आकाश को हिला देने वाली आवाज निकाली। यूनचे, जो केवल 10 मीटर की दूरी पर था, इससे उत्पन्न शॉकवेव्स के कारण लगभग खून की उल्टी कर रहा था। जैसे ही विशाल वानर ने पागलपन से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, प्रभाव के कारण आसपास की बर्फ और बर्फ टूटकर बिखर गई। यूनचे की आकृति भी कुछ ही समय में उजागर हो गई और विशाल बर्फ बख्तरबंद वानर की आंखें, जो पागलपन और क्रोध की रोशनी छोड़ रही थीं, ने स्पष्ट रूप से उसके हाथ में पंख वाले बर्फ आत्मा फूल को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूनचे डर के मारे पीला पड़ गया। वज्र की तरह उड़ने से पहले उसने तुरंत फूल को स्काई पॉइजन पल में रख दिया। चाहे कोई भी प्राणी हो, उन सभी को नींद से जागने के बाद पूरी तरह से शांत होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। इसलिए भले ही विशाल बर्फ बख्तरबंद वानर पंख वाले बर्फ आत्मा फूल को तोड़ते ही जाग गया, वह उस स्थान को सुरक्षित रूप से छोड़ने के लिए आश्वस्त था। लेकिन बर्फ से लैस विशाल वानर इतना हिंसक लग रहा था, मानो उस पर चाकू से जोरदार वार किया गया हो। कुछ ही देर पहले ये गहरी नींद में था, जिससे एक अतुलनीय शांत आभा निकल रही थी, और अब ऐसा प्रतीत होता है कि वह नींद से जागते ही पूरी तरह से पागल हो गया है। लानत है, यूनचे ने अपने दांत पीस लिए। चीजें इस तरह कैसे बदल गईं? क्या यह मिस्ट एंड वैली में रहने वाले हिंसक गहरे जानवरों की विशेषता भी हो सकती है? ये स्वाभाविक रूप से कोई संयोग नहीं था कि विशाल बर्फ बख्तरबंद वानर पंख वाले बर्फ आत्मा फूल के आसपास सो रहा था। इसने ये स्थान इसलिए चुना क्योंकि फूल की आभा में अत्यंत प्रबल आकर्षण शक्ति थी। भले ही इसे इतने चौंकाने वाले तरीके से नहीं जगाया गया था, पंख वाले बर्फ आत्मा फूल की आभा की अनुपस्थिति के कारण ये जल्द ही अपने आप जाग गया होगा। हालांकि यूनचे उस समय तक सुरक्षित रूप से निकल चुका होगा, लेकिन अब न केवल वह इतने भद्दे और चौंका देने वाले तरीके से जाग गया था, बल्कि उसने पंखदार बर्फ आत्मा फूल को यूनचे के हाथों में गिरते हुए भी देखा। इस प्रकार इसकी आरंभिक उन्मादी आभा तुरंत और भी अधिक अशांत हो गई, जैसे कोई ज्वालामुखी लगातार 2 बार फूट रहा हो। जैसे ही विशाल वानर यूनचे की ओर झपटा, उसने हवा में ऊंची छलांग लगाई और जलते हुए गुस्से में उसकी विशाल मुट्ठी को मजबूती से तोड़ दिया। बूम! मानो अचानक गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट से हवा हिल गई हो। कई किलोमीटर आगे का पूरा क्षेत्र विशाल बर्फ से लैस बख्तरबंद वानर द्वारा किए गए पहले हमले की भयानक ताकत से ढका हुआ था। सभी बर्फ के पत्थर, विशाल पेड़ और ग्लेशियर एक ही पल में टूट गए और नष्ट हो गए, जिससे बर्फ की परत आश्चर्यजनक गति से धंसने लगी। पीछे से एक घातक, दमनकारी भावना को महसूस करते हुए यूनचे, जिसके पास हमले से बचने का कोई साधन नहीं था, ने तुरंत रंबलिंग हेवन को सक्रिय किया और अपनी पूरी ताकत से सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन को मुक्त कर दिया। बूम! जैसे कि उस पर किसी भारी हथौड़े से वार किया गया हो, यूनचे जोर से गिर गया, जिससे आसपास के वातावरण में फिर से बहुत तेज आवाज पैदा हुई। जिस स्थान पर वह गिरा था, उसके आसपास 10 मीटर गहरा एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया।
सस यूचे जल्दी से विशाल गड्ढे के अंदर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उनके पूरे शरीर में तेज दर्द के साथ साथ सुन्नता भी महसूस हो रही थी। जैसे ही वह उठा, उसके मुंह के कोने, उसकी नाक और कान से खून बह रहा था। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि उसने तुरंत रंबलिंग हेवन को सक्रिय कर दिया था और इविल गॉड बैरियर को खोल दिया था, तो वह मृत के समान ही होता, भले ही वह हमले में बच गया। वह दिव्य क्लेश क्षेत्र में एक प्राणी की शक्ति थी। हालांकि उसने किसी तरह हमले का विरोध किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह खतरे से बाहर था। इसके विपरीत उसके पास हाँफने का भी समय नहीं था। इससे पहले कि वह अपनी उत्तेजित गहन ऊर्जा को शांत कर पाता, उसने खुद को लाल रंग की आंखों को भेदने वाली रोशनी में घिरा हुआ पाया, जो दूसरे पक्ष की आंखों से निकल रही थी। विशाल बर्फ से लैस बख्तरबंद वानर की मोटी और भारी भुजा फिर से उसके सिर के ऊपर से हमला करने के लिए नीचे आई, मौत की ताकत लेकर आई और तुरंत उसकी दृष्टि के क्षेत्र को ढक दिया। युनचे तुरंत बहुत तेज गति से आगे बढ़ा और उसके पास जो कुछ भी था, उसके साथ एक बार फिर इविल गॉड बैरियर को खोल दिया। बूम! जमीन फट गई और धंस गई और यहाँ तक कि कई किलोमीटर दूर के सभी छोटे पहाड़ भी टूटकर ढह गए। मानो उस पर फिर से भारी हथौड़े से वार किया गया हो। यूचे को आसमान में ऊंची उड़ान भरनी पड़ी। इस तथ्य के बावजूद कि वह केवल हमले के बचे हुए झटकों की चपेट में आया था, थोड़ी देर तक टिके रहने के बाद इविल गॉड बैरियर टुकड़ों में बिखर गया। हालांकि इसकी मदद से वह बड़े खतरे से बमुश्किल बचने में सफल रहे। युनचे की आभा और रक्त अव्यवस्थित हो गया था और उसे हवा में अपनी मुद्रा को स्थिर करने के लिए अपना सब कुछ देना पड़ा। उसने मुंह में खून भर कर थूक दिया और अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि वे लगभग टूट गए। भागने से काम नहीं चलेगा। उस गहन जानवर से भागना मूलतः असंभव है। अगर मैं एक बार फिर उसके हमले की चपेट में आ गया तो मैं सचमुच खतरे में पड़ जाऊंगा। रंबलिंग हेवन राज्य के भीतर लगातार 2 बार सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन को निष्पादित करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके वह लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गया था। यदि वह यहाँ से जीवित निकलना चाहता था तो उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, विशाल बर्फ से लैस बख्तरबंद वानर को मारना। जब वह अपनी वर्तमान दुर्दशा से निपटने के तरीकों के बारे में सोच रहा था, तो विशाल बर्फ से बने बख्तरबंद वानर की आंखों से निकलने वाली रक्त लाल रोशनी ने उसे फिर से घेर लिया था। इसने युनचे की आभा को बंद कर दिया था, जिससे वह प्रभावी रूप से इसके हमले से बचने में असमर्थ हो गया था। विशाल वानर ने अपनी भुजाएं घुमाई और आसपास के वातावरण को दैवीय क्लेश क्षेत्र की शक्ति से ढकने की तैयारी कर रहा था। युनचे की आंखों में एक निराशा भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी, लेकिन उसने कोई टालमटोल करने वाला इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने विशाल बर्फ बख्तरबंद वानर की ओर बढ़ने की पहल की। जैसे ही वह अपनी विशाल भुजा से हमला करने वाला था, एक नीली आकृति उसके शरीर पर चमक उठी और दुनिया को हिला देने वाले ड्रैगन की दहाड़ निकली। गर्जन! ड्रैगन सोल डोमेन के प्रभाव में विशाल बर्फ बख्तरबंद वानर तीव्रता से हिल गया। उसकी आंखों में विक्षिप्त भाव तुरंत भय में बदल गया और उसकी हरकतें भी रुक गईं। किसी भी चीज को रोकने का इरादा न रखते हुए युनचे ने इस समय अपनी सारी गहन ऊर्जा को उजागर कर दिया, क्योंकि उसने सीधे विशाल बर्फ से बने बख्तरबंद वानर के सिर को निशाना बनाया। उसने अपने दाहिने हाथ में क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड पकड़ रखा था। जैसे ही उसने अपना बायां हाथ क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड पर रखा, एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी। जब उसने आइस विंड एम्पायर में म्यूहन्याय को जहर दिया था, तब उसने सींग वाले ड्रैगन की केवल आधी सांस का उपयोग किया था, जो उसे म्यू जुआनिन द्वारा दी गई थी। इस समय शेष आधा हिस्सा क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड पर छिड़का गया था। आखिरकार उसके पास केवल एक ही चीज थी जो विशाल बर्फ से बने बख्तरबंद वानर को मारने में सक्षम थी। वह कोई और नहीं बल्कि सींग वाले ड्रैगन की सांस थी। उसे सींग वाले ड्रैगन की सांस के जहर को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए विशाल बर्फ से बने बख्तरबंद वानर के शरीर में जहर इंजेक्ट करना पड़ा। लेकिन विशाल बर्फ से लैस वानर के पास न केवल अतुलनीय रूप से मोटा बर्फ कवच था, बल्कि उसके शरीर को उसकी दिव्य क्लेश क्षेत्र की खेती की शक्ति से भी संरक्षित किया जा रहा था। भले ही उसके पास क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड था और वह रंबलिंग हेवन का उसकी अंतिम सीमा तक उपयोग कर रहा था, फिर भी उसे अपने दुश्मन के बर्फ कवच को तोड़ने और सीधे उसके शरीर में छुरा घोंपने का पूरा भरोसा नहीं था। चूंकि उसके पास अपना आक्रमण करने का केवल एक ही अवसर था, इसलिए वह इतनी अनिश्चित चीज पर दांव नहीं लगाना चाहता था। किसी प्राणी का सबसे नाजुक हिस्सा उसकी आंखें थीं, बिना किसी संदेह के। विशाल बर्फ से लैस बख्तरबंद वानर का सामना करते हुए, जो ड्रैगन भगवान की जबरदस्ती के कारण अस्थायी रूप से भयभीत स्थिति में था, युनचे की गहन ऊर्जा और गति तेजी से अपनी सीमा तक बढ़ गई। एक टूटते तारे की तरह चलते हुए उसने प्रकाश की एक आकारहीन ब्लेड से गोली चलाई जो 1 फुट लंबी थी और सीधे उसके प्रतिद्वंद्वी के सिर में घुस गई। RIP
क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड ने विशाल बर्फ से बने बख्तरबंद वानर की दाहिनी आंख में जोरदार वार किया, जो एक वयस्क व्यक्ति के सिर के आकार जितना बड़ा था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसके फटने से निकलने वाली ध्वनि किसी कठोर और तन्य चट्टान के कटने के समान थी। रुआ वो बर्फ से लैस विशाल वानर ने अचानक अपने शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा उठाया और दर्द से भरी भयंकर दहाड़ निकाली। यूं चे के मुंह से दबी हुई आवाज निकली क्योंकि वह झटके से दूर उड़ गया। अगले ही पल उसकी दृष्टि अचानक अंधकार में हो गई। दाहिनी आंख के नष्ट हो जाने के कारण महसूस हो रहे दर्द और गुस्से के बीच विशाल बर्फ से लैस वानर अव्यवस्थित तरीके से उसकी विशाल भुजा के चारों ओर घूम गया, जो संयोगवश उसके शरीर से टकराया। नंस जैसे ही वह एक पल में अपनी चेतना खो बैठा, यूचे को थोड़ा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। वह केवल यह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर एक खाली दुनिया में बह रहा है, जैसे कोई मरा हुआ पत्ता तूफान में बह जाता है। अरे नहीं! जब मुंह जुआनिन ने यह दृश्य देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वह तुरंत उसकी दिशा में उड़ गई। टकराना! यूनचे बुरी तरह जमीन पर गिर गया और उसका शरीर कई 100 मीटर लंबे नाले को खोदने के बाद ही रुका। उसकी पूरी तरह से सुस्त चेतना आखिरकार ठीक होने लगी थी, जिससे उसे बेरहमी से अधिक तीव्र दर्द का सामना करना पड़ा, जिसे वह अपने शरीर के हर हिस्से से महसूस कर सकता था। पिछले 2 हमलों के दौरान वह रंबलिंग हेवन राज्य में अपनी पूरी ताकत के साथ ईविल गॉड बैरियर का उपयोग कर रहा था, जो कि उसकी अंतिम रक्षात्मक स्थिति थी। इसके अलावा उसे केवल शेष आघात तरंगों का ही सामना करना पड़ा। हालांकि इन सब के बावजूद भी उन्हें अंदरूनी चोटें लगीं। इस बार उसके पास ईविल गॉड बैरियर की सुरक्षा नहीं थी और वह सीधे विशाल बर्फ बख्तरबंद वानर से टकरा गया। चूंकि उसे तीव्र दर्द महसूस हो रहा था, इसका मतलब था कि उसे होश आ गया था। यूनचे ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाया। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और टूटे हुए बर्फ के पत्थरों को पकड़ने के लिए उसे अपने पीछे लाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पैरों पर खड़ा होने का इरादा रखता हो। लेकिन अपना हाथ कुछ हद तक ऊपर उठाने पर उसने देखा कि उसकी पूरी बांह ताजे खून से रंगी हुई थी। उसके बाएं हाथ की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थीं। इससे उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। टकराना! इसे उठाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाने के बावजूद, इससे पहले कि वह इसे पर्याप्त ऊंचाई तक उठाने में सफल हो पाता, हाथ जोर से नीचे गिर गया। उसके शरीर में तेज दर्द के अलावा कुछ नहीं बचा था और उसका थोड़ा सा भी हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था। न केवल उनका बायां हाथ, बल्कि उन्हें ये भी महसूस हुआ कि उनकी बाईं पसली और छाती की हड्डी ज्यादातर टूट गई है। उसके अंदरूनी अंग काफी हद तक खराब हो गए थे और उन पर अनगिनत दरारें पड़ गई थी। वो आ रहा टिल्डर 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 टिल्डर। वह दूर से आ रही क्रोध और दर्द की विक्षिप्त दहाड़ सुन सकता था। अपनी धुंधली दृष्टि के बीच उसने एक विशाल आकृति को अपनी दाहिनी आंख को ढांकते हुए इधर उधर छटपटाते और संघर्ष करते हुए देखा। छेदी हुई दाहिनी आंख से शुरू होकर गहरे लाल रंग की एक विचित्र परत तेजी से उसके मोटे बर्फ कवच में फैलने लगी। पलक झपकते ही विशाल वानर का पूरा शरीर परत में समा गया, जिसके बाद लाल रंग बहुत तेजी से गहरा हो गया। बहुत जल्द विशाल वानर का बर्फ सफेद शरीर लाल रंग का हो गया। निराशा में लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरने से पहले इसकी दहाड़ें और संघर्षशील चालें अधिकाधिक शक्तिहीन हो गईं। हे जमीन पर लकवाग्रस्त लेटे हुए यूचे बेहद घायल होने के बावजूद हंसे। 3 महीने पहले मुहान्या के साथ भी ऐसा ही करने के बाद उसने वास्तव में एक बार फिर से दैवीय क्लेश क्षेत्र के अस्तित्व को मार डाला था। हालांकि उन्होंने दोनों बार ड्रैगन गॉड डोमेन और हॉन्ट ड्रैगन पॉइजन पर भरोसा किया, लेकिन यह निश्चित रूप से एक चमत्कार था जिसे केवल वही बनाने में सक्षम थे। वह इस समय बेहद घायल हो सकता है, लेकिन केवल वही था जो आमने सामने की टक्कर में दैवीय क्लेश क्षेत्र की शक्ति से टकराने के बाद जीवित रह सकता था। यदि यह कोई अन्य गहन अभ्यासी होता जिसमें दिव्य आत्मा क्षेत्र के लोग भी शामिल होते, तो वे तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए होते। अंतिम सांस लेना तो दूर, उनकी हड्डियां भी साबुत नहीं बची होंगी। बात सिर्फ इतनी थी कि इस बार वह इतने गंभीर रूप से घायल हो गए थे कि उनकी हालत कुछ दयनीय हो गई थी। वह तब भी इस हद तक घायल नहीं हुआ था जब अतीत में जुआन वेंटियन के साथ उसका भीषण युद्ध हुआ था। हालांकि विशाल बर्फ से लैस वानर मर गया था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। आखिरकार वह अभी भी मिस्ट एंड वैली में था। एक क्रूर गहरा जानवर किसी भी क्षण उसके सामने आ सकता था। खुद को छुपाने की बात तो दूर, वह फिलहाल खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि विंटरफ्रॉस्ट डायरवुल्फ, जो घाटी का सबसे कमजोर जानवर है, भी उसे आसानी से मौत की सजा दे सकता है। इसी समय अचानक उसकी छाती के चारों ओर एक गहरी रोशनी झिलमिलाने लगी।
गहन प्रकाश ने तेजी से एक छोटे आकार की गहरी संरचना को सक्रिय कर दिया, जिससे प्रकाश की पर्याप्त किरणें उसके पूरे शरीर को ढकने के लिए निकल गईं। इसके तुरंत बाद वह तुरंत वहां से गायब हो गया। इस समय उसे मिस्टैंड वैली में प्रवेश किए हुए ठीक 72 घंटे बीत चुके थे। इसलिए स्थानिक गहन गठन, जिसे म्यू जुआनिन ने उस पर छोड़ा था, ट्रिगर हो गया था क्योंकि शर्त पूरी हो गई थी। और इस प्रकार म्यू जुआनिन द्वारा उसे दी गई कड़ी सजा आखिरकार समाप्त हो गई। वह वास्तव में एक भाग्यशाली व्यक्ति है, म्यू जुआनिन ने बुदबुदाया जब वह यूचे के स्थान से बहुत दूर आकाश में खड़ी थी। बाद में वह मुड़ी और बिना कोई आवाज किए गायब हो गई।